जी बेटा, लेट्स स्टार्ट। बेटा हमारा चैप्टर है, इसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्या होती है जी, ये हम सीखेंगे। 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, इस चैप्टर का नाम भी यही 3 लफ्ज़ हैं। पहला बैंक, दूसरा लिखा हुआ है जी रिकॉन्सिलिएशन, एंड थर्ड वर्ड इज स्टेटमेंट। बैंक बैंक का तो आपको मतलब पता है, बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूट है जो पैसा रखता है आपका और आपको इशू करने की इजाज़त देता है, आपके पैसे अपने सेफ कस्टडी में रखता है और आपके पैसे का कस्टोडियन है। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है? रिकन्सिलिएशन का मतलब ये है, अगर आपके बैंक के बैलेंस में कोई फ़र्क आ जाए तो उस फ़र्क को कैसे निकालना। फ़र्क कैसे आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक स्टेटमेंट आई, बैंक स्टेटमेंट कहती है नहीं, आपके अकाउंट में 90,000 रुपीज़ हैं। मैं जब बैंक में पैसे रखवाता हूँ, अपने पास नोट कर लेता हूँ, बैंक जब उस डिपॉजिट को रिसीव करता है वो भी नोट कर लेता। महीने के एंड पे मैंने अपनी स्टेटमेंट देखी, बैंक ने अपनी स्टेटमेंट दी, बैंक के मुताबिक 90,000 रुपये, मेरे मुताबिक 1 लाख रुपये बैंक में पड़े हैं। अब दोनों बैलेंसेस में क्या आ गया? डिफरेंस। इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना और स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना, इसको रिकन्सिलिएशन कहते हैं, कि वो डिफरेंस क्या है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये कैश बुक लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये बैंक स्टेटमेंट बना रहा हूँ। हाँ जी, कैश बुक के बारे में हमें आइडिया होगा। व्हाट इज़ कैश बुक? ये बिजनेस प्रिपेयर करता है, ये बिजनेस प्रिपेयर करता है किसके लिए? फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश एंड बैंक। कैश बुक में 2 तरह की ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश भी आ रहा होगा और बैंक भी। कैश मतलब जितना कैश रिसीव हुआ इसमें रिकॉर्ड हो गया, जितना कैश इशू हुआ ये भी रिकॉर्ड हो गया। दूसरा बैंक, जितने चेक्स रिसीव हुए और बैंक में डिपॉजिट हुए वो हमने इसमें लिख लिए। जितने चेक बैंक ने हमने एज ए बिजनेस इशू किए क्रेडिटर्स को, सप्लायर्स को, वो हमने इसमें लिख लेना है। ऑन दी अदर हैंड, बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? बैंक बनाता। ठीक है जी, बैंक क्या करता है? रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बैंकिंग की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करता है। यानी चेक डिपॉजिट होना और चेक ड्रॉ होना सिर्फ ये रिकॉर्ड करेगा। बल्कि कैश बुक में क्या है? 1 और 2, 2 तरह के रिकॉर्ड्स हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। बैंक में पैसा आया, डिपॉजिट हुआ, बैंक से विड्रॉ हुआ। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्या आएगा? सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगे। रिकन्सिलिएशन का मकसद क्या है? फॉर एग्जांपल, एट मंथ एंड अगर बैंक कहता है मेरे पास आपका बैलेंस पड़ा हुआ है से 100,000, बैंक के पास बैंक स्टेटमेंट हमें इशू हुई, एक डॉक्यूमेंट आता है उसमें लिखा होता है कि आपका ये पैसा हमारा पड़ा है। एट मंथ एंड बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास लिखा हुआ है से 90,000। अब एक लम्हे के लिए जूम कर लें, आई एम दी ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड यू ऑल आर दी अकाउंटेंट्स या कैशियर्स। 1 मिनट के लिए जूम कर लें, मेरे सारे पैसे की कस्टडी किसके पास? आपके पास। मेरे सारे पैसे को इस्तेमाल कौन कर रहा है? आप उसके क्या हैं? सेफ कीपर हैं। आप उसको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरा पैसा यूज़ करते हैं, आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं, आपने लेजर्स पढ़े, आप उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तौर पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपने मेरे बैंक का जो पैसा है, बैंक अकाउंट है, चेक बुक आपके पास है,
आप सिर्फ आप अमाउंट लिख के लिए कहते हैं, मैं सिर्फ साइन करता हूँ, चेक इशू हो जाता है। मेरे बैंक में से पैसा आप जहाँ जहाँ बैंक की हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो हमारे सप्लाई कस्टमर्स हैं वो हमें अगर चेक की शक्ल में पेमेंट करते हैं, आप उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मैं आपको सैलरी पे करता हूँ, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरी तमाम बैंक की ट्रांजैक्शंस को ठीक तरह से रिकॉर्ड करेंगे। मंथ एंड पे आपने मुझे स्टेटमेंट दी जिसको कहते हैं कैश बुक। मैंने उस कैश बुक के बॉटम में देखा, मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, 90,000 मेरे अकाउंटेंट के मुताबिक। आपके मुताबिक हमारे बैंक में 90,000 होना चाहिए। बैंक ने मुझे डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफर की, बैंक स्टेटमेंट। उसमें अब मैंने देखा है कि 1 लाख रुपए। क्या कहूँगा मैं अब मुझे परेशान होने की ज़रूरत है कि नहीं कि मेरे अकाउंटेंट साहब का रिकॉर्ड मेरे बैंक के साथ एमसीबी बैंक का फॉर एग्जांपल मैच नहीं हो रहा। अब इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया। इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या बनाना होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है। इट डज नॉट मीन कि अकाउंटेंट साहब ने फ्रॉड किया, अकाउंटेंट साहब ने पैसा आपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया, इट डज नॉट मीन। डिफरेंस आता है, यूजुअली आता है। डिफरेंस क्यों आता है, हम ये सीखने जा रहे हैं, ये हमारा आज का लर्निंग आउटकम है कि इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसको स्टेट कैसे करना है। स्टेटमेंट है ना, बयान कैसे करना है। अब मुझे कैश बुक मिली, मुझे बैंक स्टेटमेंट मिली, डिफरेंस आ गया। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताएं ये डिफरेंस क्या है। अब आप उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे कैश बुक के बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में ये डिफरेंस इन रीजंस की वजह से है। वो जो स्टेटमेंट है उसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी। हमने पूरी स्टडी में कभी भी ये नहीं समझना कि अकाउंटेंट्स आप क्या कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट हम हैं, हमारे लिए प्रोफेशनल एथिक्स हैं। हमारे पास जो बिज़नेस के एसेट्स हैं, असासा है, उसका कैश, उसके बैंक बैलेंसेस हैं, हम उसको अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे एज एन अकाउंटेंट प्रोफेशनल एथिक्स हैं। हमने उसको बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करना और उसको फ़ौरन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कभी भी आपके ज़हन में नहीं आना चाहिए कि ये फ्रॉड है। अब ये डिफरेंस क्यों है? कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ गया। अब बीआरएस क्या करती है, इसको फाइंड एंड स्टेट द डिफरेंसेस। ये किसका काम है? ये है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का काम। इसने इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और उसको रिकॉर्ड कर देना। ठीक है जी। मैं एक और इसको एग्जांपल से आपको रिलेट करता हूँ। आपको आपके पेरेंट्स से पॉकेट मनी मिलती है, यकीनन मिलती होगी। आप कभी खुद तो नहीं कमाते होंगे। मैं भी पेरेंट हूँ, मैं भी अपने बच्चों की कोई पॉकेट मनी लगा के रखता हूँ कि ये वीकली एक्सपेंडिचर है, मंथली एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स से आपको पॉकेट मनी मिली है, मैं एक अमाउंट एज्यूम कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर अ वीक इज़ 10,000। वैसे तो 10,000 नहीं देते पेरेंट्स, चलिए एज्यूम कर लेते हैं 10,000 हमें क्या मिल गया, पॉकेट मनी। अब आप अपने आप को देखें, आप स्टूडेंट हैं, आपको पॉकेट मनी मिली। आपके पेरेंट कौन है जिन्होंने आपको 10,000 रुपये दिए। वीक एंड पे अगर आपके 23 मार्च की छुट्टी है, सैटरडे संडे ऑफ है, आपके पेरेंट ने आपको 7 दिन के लिए 10,000 रुपीज़ पॉकेट मनी के तौर पे दिए। बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं अपने बच्चों को पैसे दे रहा हूँ, दरम्यान में 3 छुट्टियाँ आ गई हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि इनके 2-3 हज़ार रुपये बच चुके होंगे। मेरे ख्याल में 7,000 रुपये होंगे, लेकिन आपके पास एक्चुअल कितने हैं? फॉर एग्जांपल 8,000 है या 6,000 है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन और आपका जो स्टेटस है इसमें डिफरेंस आ गया। क्यों डिफरेंस आ गया? मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 दिन ये कॉलेज नहीं गए, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है। 3 दिन उन्होंने लंच नहीं किया, इनकी लंच कॉस्ट नहीं है। 3 दिन ये बाइक पे आएंगे नहीं, इनकी फ्यूल कॉस्ट नहीं है। तो मैंने तो उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर ली। लेकिन आप कॉलेज आने की बजाय लाइब्रेरी चले गए, लाइब्रेरी खुली है, वहाँ पे जाके पढ़ रहे हैं, लंच आपने फिर भी कर लिया। तो जब मैं आपसे पूछूंगा, हाँ जी बेटा बताइए वीकेंड पे आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं, आप कहेंगे 6,000।
मैं कहूँ नहीं, आपके पास तो 7 होने चाहिए थे, 7,000 होने चाहिए थे। अब इट डज नॉट मीन कि मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आपने पैसे ज़ाया कर लिए। हाँ, अब आप जब एक्सप्लेन करेंगे ना, मैं आपसे ये कहूँगा कि 3 दिन छुट्टी है, आपके पास तो 7,000 होने चाहिए। आपने कहा जी नहीं, मैं उसमें से एक दिन लाइब्रेरी जाके पढ़ा हूँ या पढ़ती रही हूँ, तो मेरे पास 1,000 रुपये कम है। अब आपने उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बीइंग अ पेरेंट उनके लिए क्वाइट जस्टिफाइड। इसी तरह बिजनेस के जो ऑनर हैं, आप जहन में रखिए कि ऑनर को आपने बैंक स्टेटमेंट आपका बैंक सेंड कर रहा है और आप ऑनर को कैश बुक सबमिट कर रहे हैं। अगर डिफरेंस है तो आपने उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है। डिफरेंस डज नॉट मीन कि अकाउंटेंट साहब ने फ्रॉड कर लिया। अब डिफरेंस क्यों आ सकता है, एक दो छोटे छोटे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स पढ़ लीजिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, देन मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्यों आ सकता है। ये नोट्स बेटा आपको फोटोकॉपी से ना अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर क्लास। अकाउंटिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल लाइफ में जो बिजनेस सिचुएशंस को फेस करता है वही आपको क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो रट्टा लगाने की कतई इस सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने बताया वही ऑब्जेक्टिव है। डिफरेंस आ जाता है कैश बुक में और बैंक बैलेंस में, दोनों के रिकॉर्ड्स में डिफरेंस आ जाता है। अब आगे आ रहे हैं हम रीजंस ऑफ डिफरेंस, ठीक है जी। ये मैंने छोटा सा एक पिक्टोरियल इमेज लिया है कि बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट इक्वल टू कैश बुक, क्यों, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन डिफरेंस, कि उसके डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है क्यों दोनों बैलेंसेस इक्वल नहीं हैं, ठीक है जी। फिर बेनिफिट्स क्या हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, ये काइंडली ज़रा पैराग्राफ रीड आउट कीजिएगा। चलिए मैं इसको आपके लिए ना नोट्स पे कॉपी भी कर देता हूँ। अब ये बेनिफिट्स को अगर आप देखेंगे, क्या बेनिफिट्स हैं, एक तो ये कंट्रोल है बिजनेस के पैसे के ऊपर। कहता है द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंश्योर्स, ये जो वार रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हो यानी डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करते हो, ये क्या इंश्योर करता है, दैट द डिफरेंसेस आर नोन, कि आपको डिफरेंसेस पता चल गए हैं कि दोनों में क्यों डिफरेंस आ रहा है, एंड अकाउंटेड फॉर, और आपने उसको क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया। अकाउंटेड फॉर का मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंसेस को लिख लिया। एंड देयर इज़ नो एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, और आपको यकीन हो गया कि पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया, बिजनेस के पैसे को ज़ाती मकसद के लिए, जिसको हम करप्शन कहते हैं, वो नहीं की गई। और अनकरेक्टेड एरर्स इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलेटिंग टू बैंक बैलेंसेस, और पता चल गया कि कौन से एरर्स थे जो कि बैंक में या कैश बुक में थे, हमने उसको ठीक कर दिया। इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है। क्या डिफरेंस क्यों आया पता चल जाए, एम्बेजलमेंट तो नहीं है, और तीसरा क्या है, अगर एरर्स हैं तो उसको ख़त्म कर लिया जाए। फिर आगे दूसरे पैराग्राफ में दोबारा लिखा हुआ है द बैलेंस एज पर बैंक बुक, कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी रिकनसाइल्ड। लाजमी तौर पे हर महीने के एंड पे इसको आपस में रिकनसाइल होना चाहिए, यानी एक स्टेटमेंट बननी चाहिए जो डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करे। क्यों, टू इंश्योर दैट ऑल द वेल नोन कॉजेज ऑफ द डिफरेंसेस हैव बीन रिकॉर्डेड, जो इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस है वो क्या हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए, करेक्ट हो जाए। अगर गलती है तो ठीक हो जाए। अकाउंटेंट ने 100 लिखना था, बाई मिस्टेक उसने एक ज़ीरो ज़्यादा लिख दिया, 10,000 लिख दिया, तो डेफिनेटली उसका कैश कम शो होगा। अगर पेमेंट की 100 की, लिख दिया 1000, तो 900 रुपये से कैश कम ज़ाहिर हो गया, डिफरेंस आ गया। अब इसको आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है और इसको रेक्टिफाई होना ज़रूरी है। और रिकनसाइल्ड, उसको आपस में रिकनसाइल करना है। इफ़ द बैलेंस इज नॉट रिकनसाइल, अब ये कहता है अगर बैलेंस रिकनसाइल ना हो, यानी रिकनसाइल होने का मतलब है कि बैंक में 10,000 है तो आपके अकाउंट में भी 10,000 आपके अकाउंट में 9,000 है, तो 1,000 का डिफरेंस रिकनसाइल हो, पता चल जाए कि 10,000 ये है, 9,000 ये, इसके दरमियान में 1,000 का डिफरेंस क्या है। कहता है अगर रिकनसाइल नहीं हुआ तो इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, आइदर अनकरेक्टेड एरर, कोई एरर्स रह गए हैं, ओमिशंस हैं, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई,
एम्बेजलमेंट्स है, पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया है, शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अब बिजनेस में ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है कि आपके एरर्स भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ओमिशंस यानी कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है जो ना लिखा हो, बुक कीपिंग ना की हो, और गलत इस्तेमाल तो नहीं है पैसे का। अगर रिकनसाइल नहीं हो रहा तो ये इंडिकेशंस हैं, ठीक है। तो आपने इन्वेस्टिगेट करना है इस मैटर को। ये है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के फ़ायदे, ये कंट्रोल है, ठीक है। अब देखते हैं कि रीजंस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रीजंस का एक हेडिंग बनाता हूँ, रीजंस ऑफ डिफरेंसेस इन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? देयर आर 4 रीजंस, 4 रीजंस है जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द कैश बुक एंड दिस इज़ द बैंक स्टेटमेंट। ये है कैश बुक, ये है बैंक स्टेटमेंट। पहली रीज़न क्या है? मैंने यहाँ पे पेमेंट लिखी, हमने चेक इशू किया, पेमेंट ऑफ ₹50,000। अकाउंटेंट साहब ने किसी सप्लायर को 50,000 का चेक दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा, तो डिफरेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर दोनों जगहों में पेमेंट रिकॉर्ड होगी तो डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन नहीं रिकॉर्ड हुआ तो डिफरेंस आ गया। फिर यहाँ पे लिखता हूँ रिसीव्ड ऑनलाइन ₹10,000, लेकिन यहाँ पे अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्टली ऑनलाइन रिसीव हो गया। क्या रिसीव हुआ? 10,000 रुपये रिसीव हो गया ऑनलाइन बैंक में, लेकिन कैशियर साहब को, अकाउंटेंट साहब को नहीं पता कि बैंक में किसी कस्टमर ने पैसे दे दिए हैं, उन्होंने नहीं रिकॉर्ड किया, तो भी डिफरेंस आ गया। दोनों जगहों पे सेम इन्फॉर्मेशन होगी तो डिफरेंस नहीं आएगा। दोनों जगहों पे से किसी एक जगह पे इन्फॉर्मेशन लिखी, दूसरी पे नहीं लिखी, तो डिफरेंस आ गया। तो एक डिफरेंस ये है कि कैश बुक में रिकॉर्ड किया, बैंक स्टेटमेंट में नहीं किया। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? जी बेटा। सर ये पहले वो ट्रांजैक्शन में पेमेंट आप 50,000 ये बाय चेक हो गया ना? जी जी, बाय चेक की बात कर रहे हैं हम। सर जब ये हम चेक में हम पेमेंट का तो बैंक स्टेटमेंट वो दोनों ट्रांजैक्शन देते हैं सर, हम डेबिट और क्रेडिट दोनों देते हैं, तो ये जी जी, अभी हम डेबिट क्रेडिट में गए नहीं हैं जहांगीर, अभी हम बेटा डेबिट क्रेडिट में गए नहीं हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आपके जहन में बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर बैठ जाए। अभी हम इंशाल्लाह डेबिट क्रेडिट पे जाएंगे, डोंट वरी, बड़ी अच्छी तरह से जाएंगे, ठीक है। सॉरी, अगर कैश से हो ये फिर तो नहीं आएगा ना, ये तो हम चेक्स की बात कर रहे हो। जहांगीर भी यही कह रहा है, कैश बुक मैं लिख रहा हूँ, साथ में बैंक कॉलम, फॉर योर क्लैरिटी, बैंक कॉलम यानी चेक से पेमेंट की 50,000 की, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक में अकाउंटेंट साहब ने तो ठीक लिखा हुआ है और बैंक ने भी ठीक लिखा, बैंक के पास अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक के पास प्रेजेंट होगा तो बैंक लिखेगा। एट द सेम टाइम कैशियर साहब और बैंक रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो एक टेम्परेरी डिफरेंस आ जाता, इट इज़ वेरी नेचुरल। ऑन द अदर हैंड बैंक में ऑनलाइन एक पेमेंट आ गई, कैशियर साहब को भी नहीं पता, अकाउंटेंट साहब को भी नहीं पता, जो आपके बिजनेस के अकाउंटेंट है, तो नेचुरली एक और डिफरेंस अराइज हो गया। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बैंक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं है, तो फ्रॉड तो नहीं है इसमें। उसके बाद क्या हो गया? थर्ड, एक और चेक इशू किया गया, चेक इशूड फॉर 15,000, और यहाँ पे भी उसने क्या किया? चेक प्रेजेंटेड 150,000, 1,50,000 का चेक बैंक ने क्या कर दिया? प्रेजेंट हुआ और पेमेंट कर दी। कैश बुक में लिखा हुआ कि नहीं जी 15,000 रुपये का चेक है, तो ये क्या है? एरर इन कैश बुक, कैश बुक में एरर हो गया। पहली ट्रांजैक्शन क्या थी? कैश बुक में रिकॉर्ड हुई, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई। दूसरी ट्रांजैक्शन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। तीसरी रीज़न क्या हो सकती है? अकाउंटेंट साहब से एरर हो गया, उन्होंने एक ज़ीरो गम लिख दिया।
अब बैंक ने तो जो चेक के ऊपर अमाउंट लिखी है उसी से पेमेंट करनी है। कैशियर साहब ने 15,000 रुपये लिखे हैं, बैंक ने 1,50,000 की पेमेंट की है, बैंक स्टेटमेंट बता रही है 50 की पेमेंट है, कैशियर साहब का रिकॉर्ड बता रहा है 15,000 की पेमेंट है। तो जब आप उसको प्रॉब करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेक की कॉपी देखेंगे, काउंटरफॉइल देखेंगे, तो आपको पता चलेगा हो ये तो कैश बुक की गलती है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो ये इनोसेंट मिस्टेक है, अगेन दिस इज़ नॉट ए फ्रॉड। इसके अलावा एक और काम हो सकता है, चेक क्लियर्ड 10,000 नॉट इशूड बाय अस। हमारी तरफ से एक चेक इशू ही नहीं हुआ, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे किसी को पे कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जी बेटा, जी बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक के पास एक चेक आया अली मोहम्मद के नाम का, ठीक है, हमारा अकाउंट अली रज़ा के नाम से। तो बैंक के पास कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर है, उसने अली मोहम्मद लिखने की बजाय बातें करते हुए अली रज़ा के अकाउंट से पैसे निकाल के पे कर दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। हमने वो ट्रांजैक्शन ही नहीं की, बैंकर की गलती है, उसने गलती से हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। जब हम अपनी बैंक स्टेटमेंट कैश बुक को कंपेयर करेंगे, डिफरेंस आ रहा होगा, तो हम बैंकर से पूछेंगे जी ये कौन सा चेक है, इसका जो चेक नंबर है ये तो हमारी चेक बुक से इशू नहीं हुआ, आपने कैसे उसको क्लियर कर दिया, आपने कैसे उसको पे कर दिया। तो इस बैंक की गलती की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो देयर आर 4 रीजंस, इसको मैं कहूँगा जी एरर इन बैंक स्टेटमेंट। तो ये 4 रीजंस है जिसकी वजह से कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ सकता है। फर्स्ट रीज़न क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बैंक स्टेटमेंट में अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, नेचुरल प्रोसेस है, अभी तक नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, बैंक स्टेटमेंट में एक पेमेंट आ गई है, एक एंट्री हो गई है, कैश बुक में अभी तक नहीं आई, तो भी डिफरेंस आ जाएगा। सेम इन्फॉर्मेशन होगी तो डिफरेंस नहीं आएगा। कैशियर साहब की गलती है तो भी डिफरेंस आ जाएगा। बैंक की गलती है, कैशियर साहब की गलती नहीं है, तो भी डिफरेंस आ जाएगा। देयर आर 4 रीजंस इसकी वजह से इन दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस आता है। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रेक्टिफाई कर देंगे। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस एक्सप्लेन कर देंगे हम अपने ऑनर्स को। अब मैं यहाँ पे चारों डिफरेंसेस नोट से उठा के आपके लिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख भी देता हूँ। अब ये लिखने की वजह क्या है, बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो क्लास में पढ़ा जाता है वो आमतौर पे बच्चों के जहनों में 50-60% रिटेन रहता है, जितनी भी तवज्जो से पढ़ लें, बाकी बातें जहन से निकल जाती हैं, जो स्पीकिंग है या जो बोले हुए लफ्ज़ निकल जाते हैं। तो इसलिए साथ में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आ जाए, जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। देखिए मैंने चारों पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम आर नॉट येट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, तो डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगेन डिफरेंस आ जाएगा। उसके बाद एरर बाय द बैंक, बैंक एरर कर सकता है, लेकिन लिखा हुआ है दीज आर क्वाइट रेयर, बहुत ही कम ऐसा होता है, रेयरली ऐसा होता है। पास पेपर्स में भी सिर्फ 1-2 दफ़ा कहीं पे आया हुआ कि जी बैंक से एरर हो गया, आमतौर पे बैंक से एरर नहीं होता, रेयरली होता है, क्योंकि दे आर वेरी प्रोफेशनल, उनके कंट्रोल्स बड़े अच्छे होते हैं। बट डू हैपन, लेकिन हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है। फिर एरर्स इन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, कैश बुक का एरर हो सकता है। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से आपके दोनों रिकॉर्ड्स में डिफरेंस आएगा। अब हमने इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें। सर जी सर इस तरह भी डिफरेंस आ सकते हैं ना कि रिपोर्टिंग डेट पे हमारे अकाउंट पे प्रॉफिट डेट हो जाए। रिपोर्टिंग डेट पे हमारे अकाउंट में सर हमारी जो उसमें मतलब इंटरेस्ट में जाते हैं सर, हमारे अमाउंट पे वो इंटरेस्ट डेट हो जाए। हाँ जी बेटा आ सकता है वो बिल्कुल बेटा, वो यहीं पे क्लासीफाई होगा जंगीर। ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, उसने डायरेक्टली इंटरेस्ट ऐड कर दिया, डायरेक्टली इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया, वो तो हम स्टेटमेंट देखेंगे तो पता चलेगा, फिर उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे रिकन्सिलेशन करते हुए। ठीक है सर, कैन वी गेट सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस नोट्स? जी सना, यू कैन गेट। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अच्छा जी, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फिर हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताइए। अगर मैं एक लफ्ज़ बोलूं बैंक स्टेटमेंट, तो आपके जहन में बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या आएगा? व्हाट इज़ बैंक स्टेटमेंट? आप अपनी ब्रीफ से कोई अंडरस्टैंडिंग शेयर करें। अकाउंट से जितना भी ट्रांजेक्शन हो जाए सर, उसका रिकॉर्ड। हमारे अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जंगीर इससे आगे बताइएगा। और हमारे अकाउंट से जितना भी ट्रांजेक्शन हो जाता है एक रिपोर्टिंग डेट तक, जी यानी कि हम 1 महीने तक सर उसका जो डेबिट क्रेडिट वगैरह बैंक निकाल के देते हैं सर। बिल्कुल ठीक है, बैंक स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक है। जहांगीर का कहना ये है कि एक महीना, फॉर एग्जांपल आप एक टाइम पीरियड रिज्यूम कर लें, उस एक महीने में बैंक ने जो डेबिट क्रेडिट किया वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बता देता है। जी आप बताइए, आपके ख्याल में बैंक स्टेटमेंट क्या होगी? हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है बैंक के थ्रू उन सबका रिकॉर्ड होता है। बिल्कुल, जो हमारी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक उसका रिकॉर्ड हमें ऑफर करता है। जी आप बताइए। बैंक एलेबोरेट नहीं करता। नहीं नहीं, हम मेरा सवाल क्या, बैंक स्टेटमेंट क्या है? रिकन्सिलेशन तो पूछ ही नहीं रहा। आपके ख्याल में एक जनरल से अंडरस्टैंडिंग बैंक स्टेटमेंट की क्या होगी? बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक ने आपके पैसे के रिसीव करने का और इशू करने का जो रिकॉर्ड रखा हुआ है ना, वो आपसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में एक कागज़ के ऊपर आपसे शेयर करता है। ठीक है जी। मैं इसके लिए आपको एक दो डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक बैंक स्टेटमेंट खोलता हूँ। ये एक बैंक स्टेटमेंट है जी। डेट नहीं मेंशन, एक टेम्पलेट है। क्या कहता है जी? सबसे पहले आइएगा ऊपर, बैंक का नाम लिखा हुआ लेफ़्ट कॉर्नर पे। जो बैंक अपनी स्टेटमेंट ऑफर करेगा, ज़ाहिर है ऊपर अपना नाम, अपना लेटर हेड यूज़ करेगा। उसने अपना एड्रेस लिख दिया, लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आपने जो बैंक में अपना अकाउंट खोला हुआ, बैंक ने उस अकाउंट की जितनी ट्रांजैक्शंस है उसकी एक स्टेटमेंट बना के आपको दे दी। लेजर नहीं है, दिस इज़ द स्टेटमेंट, इसलिए इसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ, आपको जो बैंक ने यूनिक अकाउंट नंबर दिया वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये लिखा हुआ डेट, कब स्टेटमेंट इशू की गई, से मैं कहता हूँ 01/04/2020, यकम अप्रैल को आपको अप्रैल फूल बनाने के लिए बैंक स्टेटमेंट ऑफर की गई। ठीक है, आपको बैंक स्टेटमेंट मिली, आप वो बैलेंस मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब मुझे किसी ने अप्रैल फूल बनाया। ओके, उसके बाद लिखा हुआ पीरियड कवर्ड, कब से कब तक, से मैं कहता हूँ 01/03/2022 से 31 मार्च 2022। तो बैंक स्टेटमेंट में पीरियड भी बताया होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये स्टेटमेंट है, और जिस डेट पे इशू की वो डेट भी लिख देता कि इस डेट पे मैं स्टेटमेंट इशू कर रहा हूँ। उसके बाद उसने नाम लिख दिया आपका, बेटा जॉन स्मिथ, आप तो खैर नहीं है। आपका एड्रेस लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस लिखा उसने। ये देखिए कि जब महीना शुरू हुआ था तो आपके अकाउंट में 1,75,000 थे। समरी बना दी, टोटल क्रेडिट्स कितने हुए, 5,10,000। ये आप अपने कैश बुक के टोटल डेबिट से मैच कर लेंगे। टोटल डेबिट्स कितने हुए, बैंक ने 94,000 का पैसा आपके अकाउंट से निकाला, तो ये उसने आपका क्लोजिंग बैलेंस की समरी बता दी आपको। कहता है अकाउंट टाइप क्या है, करंट अकाउंट। याद रखिएगा BRS 95% BRS ना, बल्कि 99% BRS करंट अकाउंट्स की बनती है। अभी मैं आपको बैंक स्टेटमेंट ही समझा रहा हूँ, अभी आपको अकाउंट की डिटेल्स भी बताता हूँ कितनी तरह के अकाउंट है जो आपको एग्जामिनर नाम लेता है। तो ये करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। दिस इज अ टाइप ऑफ अकाउंट जिसको करंट अकाउंट कहते हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताई गई, अच्छी स्टेटमेंट है, उसने पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस बताई कि 8 ट्रांजैक्शंस। आप इसको अपने कैश बुक से फ़ौरन से मैच कर लेंगे कि आपने इस बैंक से रिलेटेड कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। अब देखिए नीचे क्या किया उसने। ये उसने डेबिट्स की डिटेल बताई कि 5400 आपके अकाउंट से निकला, पेमेंट की गई क्रेडिट कार्ड से। 3000 निकला, पेमेंट की गई इंश्योरेंस की। 1500 रुपये आपके अकाउंट से गया, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट है। 600 रुपया वाटर यूटिलिटीज़ की पेमेंट की गई। कार लोन आपने 35 रुपये से अकाउंट से पे किया, और 80,000 रुपये आपने अकाउंट ट्रांसफ़र किया, किसी दूसरे के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया। कि उसने आपको पेमेंट्स की डिटेल बता दी कि आपके अकाउंट से हमने ये पैसे निकाले हैं आपके कहने पे। उसके बाद 5 लाख ट्रांसफ़र इन आपके अकाउंट में पैसा आया।
उसके बाद लिखा हुआ चेक डिपॉजिट, आपने जाके चेक जमा कराया, तो ये बैंक की स्टेटमेंट आ गई। और ऊपर उसने आपको समरी बता दी। बैंक में आखिरी दिन आपके पास 591,800 का बैलेंस आपके बैंक में मौजूद है। इस बैलेंस को अपनी कैश बुक से कंपेयर करेंगे। अगर तो इक्वल आ गया तो नथिंग टू डू, नथिंग टू वरी, हो जाता है। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस कम है तो इक्वल भी आ सकता है, लेकिन हम तो वो पढ़ने जा रहे हैं कि जब इक्वल नहीं है तो हम इक्वल कैसे करेंगे। ये अकाउंटेंट की जॉब का हिस्सा है, ठीक है। और आप इस स्किल को सीख के ज़िंदगी में पैसा भी कमा सकते हैं। कैसे? इंटरनेशनल जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ यही असाइनमेंट देते हैं कि हर महीने हमारी बैंक स्टेटमेंट बना दें, बैंक रिकन्सिलेशन कर दें और हम आपको पैसे पे करते रहेंगे। तो ये जो आज, कल और परसों 3 दिन का लेक्चर है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे और आप थोड़ी सी एफर्ट करके इसको फ्रीलांसिंग पे अपना पार्ट टाइम इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अलावा आई नो दी पीपल जो शाह आलम मार्केट, लाहौर में एक होलसेल की मार्केट है, शाह आलम मार्केट में जाते हैं, महीने के एंड पे जाते हैं, 2-3 घंटे लगा के उन बिजनेसमैन, उन ताजरों की क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन बना के देते हैं। वो कहते हैं जी सानू लगता है इतना पैसा पिया साढ़े अकाउंट, लेकिन बैंक कहता है इतना फ़र्क है, अकाउंटेंट साहब आए फ़र्क निकाल के दें। तो अकाउंटेंट साहब 2-3 घंटे लगा के उनका फ़र्क निकाल के देते हैं और उनसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इस चैप्टर की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, यानी अगर आप इस चैप्टर को समझ के इससे पैसे कमाना चाहिए, यस यू कैन डू इट। दूसरी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। पहला तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। सिर्फ पेपर पास करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना और आगे जाके भूल जाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नंबर 1, आप फ्रीलांसिंग के ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स कर सकते हैं, सिर्फ ये एक चैप्टर की बेस पे। ये मैं गूगल करने लगा हूँ, ये देखिए BRS असाइनमेंट्स अपवर्क, ये मैंने एक प्लेटफॉर्म लिखा है सिर्फ अपवर्क। तो वो देखिए मुझे 27 बेस्ट फ्रीलांसिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्पेशलिस्ट फॉर हायरिंग, लोग अपनी सर्विसेज इंटरनेशनली बेच रहे हैं अपवर्क पे। ठीक है जी। मैं ये जॉब्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आपको बताएगा कितनी जॉब्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहली क्या है जी, बुक कीपिंग। ये राइट साइड पे देखिएगा क्या आ रहा है, बुक कीपर लेस देन 30 आवर्स अ वीक, हमें 30 घंटे से काम चाहिए एक हफ्ते में। लेस देन 1 मंथ ड्यूरेशन का काम है। एक्सपर्ट क्या है, एक्सपीरियंस लेवल। लुकिंग फॉर समवन हेल्प टू मी विद माई बुक्स, रिकनसाइलिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक्स। रिकनसाइलिंग करनी है आपने अकाउंट्स की, उसमें BRS भी आ जाएगा। अभी मैं डिटेल पे नहीं जा रहा, ये देखें बैंक रिकन्सिलेशन इस जॉब के अंदर लिखा हुआ, तो उसने मुझे सर्च करके दे दिया। स्पेसिफिकली ये देखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन, ये भी मेरे से एक काम कराना चाहता है लेकिन उसमें बैंक रिकन्सिलेशन पे, इस तरह आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेशनल असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको कहा लोकली भी लोग क्या करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट करते हैं जी हमसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना लें। जिनको ज़रूरत है वो अगर वो देखेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपसे लोकली पाकिस्तान में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनवाने लगेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, लोकली भी सर्विस, जो लोकली सर्विस ऑफ़र कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो आप सब बच्चों ने, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने करना है वो क्या है, ड्यूरिंग ऑडिट। ड्यूरिंग ऑडिट जब आप में से गुड 85-90% बच्चे ऑडिट डिपार्टमेंट में जाते हैं या ज़िंदगी के कुछ हिस्सा ऑडिट डिपार्टमेंट में गुजारते हैं ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स, उसमें जब आप बैलेंस शीट में एक कैश एंड बैंक, इसका जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं ना, तो इसमें आपको BRS बनी हुई मिलती है, BRS फ्रॉम अकाउंटेंट्स। जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसकी BRS आपको मिलेगी। कैश बुक और बैलेंस बता रहा है, लेजर, बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगी और बैलेंस है, रिकन्सिलेशन बना के देंगे, आपने चेक करनी है कि सही बनी हुई है नहीं। तो ये आपके आर्टिकल्स में नेसेसरी पार्ट है, ये आपने काम करना ही करना। तो अच्छी तरह से समझ के जाएंगे तो वहाँ पे जाके आसानी से कर सकेंगे। सीनियर से झटके नहीं सुननी पड़ेंगी, डांट नहीं सुनना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो, क्या आप क्वालिफाइड नहीं हो, आपको नहीं पता BRS कैसे बननी है, हम क्यों बताएं। सीनियर आपके ऊपर क्यों टाइम अपना इन्वेस्ट करे ऐसा जो आपने ऑलरेडी स्टडी में पढ़ा हुआ है।
और अगर वो आपको जो आप पढ़ के आए हो, पास करके आए हो, और सीनियर आपको सिखाने पर अपना टाइम लगा रहा है, यानी अपने टाइम में से आपको ट्रेन कर रहा है, तो वो आपको एक अच्छा ट्रेनी नहीं समझेगा, आपके बारे में एक अच्छा तासुर नहीं बनेगा। अगर आप एक अच्छे ट्रेनी साबित होना चाहते हैं, एक अच्छे सबऑर्डिनेट साबित होना चाहते हैं, तो जो आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए और आप वहाँ पे जाके आसानी से इसको परफॉर्म करें। ना कि आप कहें जी BRS क्या होती है, हमें बताएं, हमने बस पेपर में पढ़ा था, पास किया था, लेकिन हमें पता नहीं है कैसे बनानी है। तो आपका तासुर आपके मैनेजर के सामने, असिस्टेंट्स के सामने, सुपरवाइजर्स के सामने अच्छा नहीं बनेगा। कंपैरेटिवली आपकी टीम में 7 लोग हैं, उसमें से 5 लोग BRS को चेक कर रहे हैं, आपने खुद काम कर लिया, बाकी 4 नहीं कर सके, तो आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा। सीनियर आपकी तारीफ करेगा, आपको अगली जॉब पे अपने साथ ले जाना चाहेगा, मैनेजर आपको अप्रिशिएट करेगा और क्लाइंट भी आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा। जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हुए ये एक्सप्लेन कर दे, ये एक्सप्लेन कर दे, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये कैसे बनी, पहले ये बताओ, तो उसने भी आपको कहना आपने कहाँ से CA किया होगा जी, कैफ कहाँ से करके आए हो, कैफ में क्या पढ़ा है। तो ये बेटा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है आपकी अपकमिंग लाइफ में। इंटरनेशनल असाइनमेंट्स ले सकते हैं, लोकली काम कर सकते हैं, ऑडिट में तो लाजमी आपने ये काम करना ही करना। अब काम क्या करना है, मैं एक और बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ, फिर कैश बुक पे चलते हैं, फिर इन दोनों के डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करते हैं। एक और मैंने बैंक स्टेटमेंट का टेम्पलेट आपके लिए डाउनलोड किया। ये किसी दूसरी बैंक का टेम्पलेट है। बैंक ने देखे अपना नाम लिखा लेफ्ट कॉर्नर पे, फर्स्ट बैंक ऑफ विकी, अपना एड्रेस बताया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया, राइट हैंड साइड पे लिखे चेकिंग अकाउंट स्टेटमेंट, चेकिंग अकाउंट स्टेटमेंट यानी जो चेक्स इश्यू है उसके स्टेटमेंट है, पेज 1 of 1, एक ही पेज पे मुहित है। स्टेटमेंट पीरियड उसने खुद बता दिया, ठीक है जी, 9 तारीख से लेके 11 तारीख तक है, नहीं क्या है 9-10 से लेके 8-11 तक, एक महीने की स्टेटमेंट है। अकाउंट नंबर आपका बताया गया, इसने ये नहीं बताया कि स्टेटमेंट कब ऑफर की है, कब इशू की है। प्रीवियस बैलेंस कितना 0.55, डिपॉजिट्स कितने कराए। अब ये देखें, इससे पहले जो स्टेटमेंट थी उसके डिपॉजिट वाला कॉलम ये था पहले वाला, इसमें डिपॉजिट वाला कॉलम कहाँ है, बाद में है। तो हर बैंक अपने मुताबिक, अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक एक स्टेटमेंट निकाल कर देता है। तो रट्टा नहीं लगाना कि पहले डिपॉजिट आता है और बाद में पेमेंट आता है। ये ऊपर हेडिंग्स दिए, यहाँ से देखिए ये डिपॉजिट्स आ रहे हैं कि आपने पे रोल डिपॉजिट कराया, फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉनिक से आपको ऑनलाइन पेमेंट आया 2.99 की, पे रोल डिपॉजिट आया 694, 50 रुपीज़ का आपको वेब फंड ट्रांसफ़र आया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र आया, विड्रॉल्स ये साथ देखिए उसने रेफरेंस नंबर बताए, ये ट्रांजैक्शन के रेफरेंस नंबर हैं, ये बेसिकली चेक्स के नंबर हैं, अगर चेक जमा हुए हैं, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का रेफरेंस है, ताकि आप आसानी से इस ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकें। ठीक है जी, तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स थे बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से। बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपसे शेयर करता हूँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट? नो क्वेश्चन? यहाँ कुछ समझ नहीं आया, यहाँ सब समझ आ गया? क्वेश्चन पूछा करें बेटा, जितने ज़्यादा सवाल पूछेंगे उतना अच्छा आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगा। ये देखिए मैंने 3 तरह के अकाउंट्स लिखे हैं, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। जब भी कभी आप ज़िंदगी में अकाउंट ओपन कराने जाएंगे वो आपसे पूछेंगे बताइए जी कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट्स, दूसरा है सेविंग अकाउंट्स या उसको PLS अकाउंट भी कहते हैं, और थर्ड इज़ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स। करंट अकाउंट्स क्या है, देखिए नीचे लिखा हुआ है डे टू डे ट्रांजैक्शन, जो रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस है, जहाँ से आपने ज़्यादा चेक्स इशू करने होते हैं, जो आपका बिजनेस का अकाउंट है उसको करंट अकाउंट कहते हैं। टुक प्लेस इन दिस अकाउंट, नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट। आमतौर पे बैंक इस अकाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं करता। वाई? क्योंकि अभी आपने पैसा रखवाया, साथ ही निकलवा लिया, इधर से रिसीव, उधर से पेमेंट, रिसीव पेमेंट, रिसीव पेमेंट, पैसा आपका बैंक में पड़ा ही नहीं रहा। अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा ही नहीं रहा तो बैंक आपको इंटरेस्ट भी नहीं देता, और इस अकाउंट के सर्विस चार्जेस भी कम से कम होते हैं। तो ये आप अकाउंट यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस के लिए, इसको बिजनेस अकाउंट कह सकते हो। क्या नाम है इसका? करंट अकाउंट। दूसरा क्या है? सेविंग अकाउंट। अब ये वो अकाउंट है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस कम होती हैं,
लेकिन बैंक में आपका पैसा कुछ अर्सा पड़ा रहता है और बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज़ नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड। आपने फिक्स नहीं किया कि 5 साल के लिए मैं यहाँ से पैसा नहीं निकालूंगा, 10 साल के लिए पैसा नहीं निकालूंगा, लेकिन हाँ ऐसा पैसा जो आपको कुछ अर्सा इस्तेमाल में नहीं आएगा, आप करंट अकाउंट से निकाले पीएलएस अकाउंट में रख दें, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कह रहे होते, जितना अर्सा पैसा पड़ा रहेगा अकाउंट इंटरेस्ट मिलता रहेगा कहता है, लेकिन कोई फिक्स पीरियड नहीं है। इट पेज इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट। थर्ड अकाउंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दिस डिपॉजिट इन दिस अकाउंट इज़ फॉर अ फिक्स पीरियड एंड पेज इंटरेस्ट एट ए हायर रेट। पीएलएस से ज़्यादा इस पर इंटरेस्ट मिलता है। 10 साला डिपॉजिट स्कीम, आपने 10 साल के लिए अपने पैसे को फ्रीज करा दिया। जो कहते हैं स्विस अकाउंट्स, वो स्विस अकाउंट्स क्या हैं, वो स्विट्ज़रलैंड ने एक ऑप्शन दी हुई है, हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड वो ऑफर करते हैं। अगर आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए अपना पैसा वहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हो। 20 साल के लिए पैसा पड़ा हुआ, पैसा पड़ा नहीं रहता, वो आपको पता पड़ा हुआ, वो उस पैसे से अपनी इकोनॉमी में उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है 20 साल तक इसने वापस ही नहीं मांगना, उस पैसे में से कुछ इंटरेस्ट पे करते रहते हैं। जी मिल जाता है, फिर डिडक्शंस होती हैं उसकी, वो फिर आपको अवेलेबल करके देते हैं, मिल जाता है पैसा, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, हाँ डिडक्शंस करते हैं, उसके चार्जेस होते हैं अगर आप वक्त से पहले पैसा निकलवाएं तो। ठीक है जी, तो 3 तरह के अकाउंट्स हैं। तो अब इनको देख के बताइए कि बीआरएस किस अकाउंट के लिए रिक्वायर्ड होगी। यस, करंट अकाउंट के लिए, जिसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की, उसके लिए बीआरएस आमतौर पर रिक्वायर्ड है। तो आपके सवालों में अक्सर आपको कहेगा, क्वेश्चंस में कहेगा कि आपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाला, करंट अकाउंट में डाल दिया, करंट अकाउंट से निकाला, सेविंग अकाउंट में डाल दिया। सेविंग अकाउंट का पैसा था, अकाउंटेंट साहब ने गलती से करंट अकाउंट में लिख दिया, करंट अकाउंट का पैसा था, गलती से सेविंग अकाउंट में लिख दिया। तो ये गलतियाँ हमारे अकाउंटेंट्स होती रहेंगी, तो हमें इन तीनों अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए। हम जिसकी रिकन्सिलेशन कर रहे होंगे वो कौन सा होगा, करंट अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर है हम इस पे। मल्टीपल बना सकते हैं आप, एक बैंक में एक से ज़्यादा अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। सेम नेचर का वैसे तो एक ही होता है, लेकिन करंट अकाउंट भी मल्टीपल आप बना सकते हो। वैसे तो स्टैंडर्ड ये है कि आपका एक बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन आप मल्टीपर्पज़ के लिए बना सकते हैं। एक कंपनी ने 10-10 कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 10-10 कंपनीज होती हैं, एक कंपनी ने एक ही बैंक में डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट अकाउंट्स खुलवाए होते हैं। वो तो आपकी बिज़नेस के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे आईकैब ने कोई 1 या 2 ब्रांचेस आपको लाहौर में दी जहाँ पे आप फीस जमा करा सकते हो, उसके अलावा उस बैंक की किसी भी ब्रांच में फ़ीस जमा नहीं होगी। ये तो नेचर पर, वो बस कंट्रोल पर्पस के लिए ना, कि सिर्फ इस बैंक में, उस बैंक में एक सब अकाउंट खुल जाता है, वहाँ पे सारी पेमेंट्स आती है, रिकन्सिलेशन बनाना आसान हो, देखिए इस बच्चे की फ़ीस है ये, तो अब इधर से भी स्टेटमेंट लें, दूसरे बैंक से भी, तीसरे से भी, चौथे, तो आईकैब लगा रहेगा रिकन्सिलेशंस बनाने के लिए। ठीक है, अपने काम को आसान करने के लिए कम बैंक अकाउंट्स रखे जाते हैं। अब आते हैं क्विक सा व्यू कैश बुक का। जी बेटा, कोई सवाल पूछना था आपने? सेविंग अकाउंट कर सकते हैं सॉरी सर, अकाउंट वाला सर। बेटा मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं आप? टैक्स जी सर, यही सर, सेविंग अकाउंट लाइक इट पेज इंटरेस्ट जी, एज कंपेयर टू करंट अकाउंट। जी जी क्या मतलब है? जी बेटा, ऊपर देखें लिखा हुआ है नॉर्मली नो इंटरेस्ट पेड ऑन दिस अकाउंट। करंट अकाउंट में आमतौर पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। पीएलएस अकाउंट जो है, सर लेकिन सेविंग में तो इंटरेस्ट पे किया जाता है। किस पे जी? सेविंग अकाउंट तो इंटरेस्ट पे जी जी बेटा, ये देखिए सेविंग अकाउंट में लिखा हुआ है ना, इट पेज इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट पे तो इंटरेस्ट पे हो रहा है ना, एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट में नहीं होता। अगर उससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों अकाउंट्स में फ़र्क क्या है? एक चीज़ कॉमन, एक फ़र्क है। पहली चीज़ कॉमन क्या है, देखें जंगीर, कॉमन ये है कि इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, दूसरी कॉमन क्या है, यानी ये फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है। पहला अकाउंट, करंट अकाउंट भी फिक्स नहीं है और पीएलएस अकाउंट भी फिक्स नहीं है, ये दोनों में कॉमन है। डिफरेंस क्या है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं है और पीएलएस अकाउंट में इंटरेस्ट है, ये डिफरेंस है इसमें। तो बेसिकली डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। ठीक है, देखा बेटा मैंने बड़े मुख्तात अंदाज में लिखा हुआ, नॉर्मली, आम तौर पे नहीं होता, हो भी सकता है, नॉर्मली नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट नहीं देना होता, वो आपको कई बेनिफिट्स दे रहा होता है, कई सर्विसेज दे रहा होता है। फ्री चेक बुक मिल जाती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के चार्जेस कम होते हैं, फ्री ई लर्निंग मिल जाती है, डेबिट कार्ड के पैसे मिलते हैं। तो इस तरह की कई उन्होंने सर्विसेज रखी होती हैं जो कि इंटरेस्ट के ऑल्टरनेटिव होती हैं। अब आती है बेटा कैश बुक। कैश बुक आपने पढ़ी है, कितनी तरह की होती है? फिर इनमें डिफरेंसेस देखते हैं इंशाल्लाह। व्हाट इज कैश बुक? सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ जी, सिंगल कॉलम कैश बुक क्या है जी? देखिए इसके ऊपर एक ही कॉलम है, ये कैश का, दोनों साइडों पे एक एक कॉलम है, डेबिट साइड पे भी एक कॉलम है, क्रेडिट साइड पे भी एक कॉलम है। दिस इज़ अ लेजर। कैश का लेजर भी कह सकते हो और सिंगल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हो, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, जितने कैश की रसीट्स होंगी यहाँ पे लिखेंगे, जितनी पेमेंट्स होगी क्रेडिट साइड पे लिख रहे हो आप, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब मुझे ज़रा सोच के बताइए, ये वाली कैश बुक गिवन हो और उधर से बैंक स्टेटमेंट गिवन हो, तो क्या हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं? हमने तो ये पढ़ा ना कैश बुक, हमने तो ये पढ़ा कि कैश बुक के बैलेंस में और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में जो डिफरेंस आएगा उसको रिकंसाइल करना होता है। तो मेरा सवाल ये है, ये कैश बुक गिवन हो ये वाली और बैंक स्टेटमेंट गिवन हो, तो आपको रिकंसिलिएशन बनाने के लिए कहा जाए तो क्या रिकंसिलिएशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते जहांगीर। ये देखिए सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश का रिकॉर्ड है, बैंक स्टेटमेंट में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। अगर हमें डबल कॉलम कैश बुक मिले जिसमें बैंक का कॉलम हो, वो कैश बुक हमारे काम की है जिसमें बैंक का कॉलम हो, तो ये यहाँ से रिकंसिलिएशन नहीं बन सकती। इसमें तो सिर्फ कैश इनफ्लो कैश आउट फ्लो का रिकॉर्ड है। अब देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक क्या है। यस, अब मेरा वही सवाल दोबारा आपसे है, क्या डबल कॉलम कैश बुक से आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं? जी बेटा जहांगीर, अब देखिएगा, अब आपके पास लेफ्ट साइड पे यानी डेबिट साइड पे दो कॉलम है 1 एंड 2, कैश भी और बैंक भी, और राइट साइड पे भी दो कॉलम है 1 एंड 2, कैश एंड बैंक, दोनों कॉलम्स हैं। ये बेसिकली दो लेजर्स को मिला के एक लेजर बनाया गया। दो लेजर्स ही है ना बेसिकली, कैश का अलग है बैंक अलग, उसको मिला दिया। कैश का डेबिट साइड और बैंक का डेबिट साइड एक साइड पे इकट्ठा लिख दिया, कैश का क्रेडिट साइड बैंक का क्रेडिट साइड एक साइड पर लिख दिया, यानी दो लेजर्स को मर्ज कर दिया। अब हम जो रिकंसिलिएशन बनाएंगे, ये कैश का कॉलम, ये कैश का कॉलम, कैश बुक सॉरी ये बैंक का कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम को हम बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारी रिकंसिलिएशन बनेगी, ठीक है। जो कैश बुक में लिखा हुआ है उसका तो बैंक स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़रूरत पड़ी है 2 कॉलम कैश बुक बनाने की? क्या बैंक का अलग से लेजर बना दें, उसको रिकंसाइल कर लें? बेटा ये ऐसे बिजनेसेस में जहाँ पे जो कैशियर साहब होते हैं वही बैंक स्टेटमेंट को भी देख रहे होते हैं, वो कैश को भी देख रहे हैं और बैंक की ट्रांजैक्शंस को भी देख रहे हैं, तो वो दो अलग लेजर बनाने के बजाय इकट्ठा एक ही लेजर बना लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने दो जगहों पे जाके एंट्री करनी है, मैं एक ही जगह पे कर लूँ, तो वो अपनी आसानी के लिए डबल कॉलम कैश बुक बना लेते हैं। और हमारे लिए अगर डबल कॉलम कैश बुक है तो ये जो बैंक वाला कॉलम है दैट इज़ रेलिवेंट फॉर अस एज फार एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स आर कंसर्न। इसके बाद आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी पढ़ी होगी, मैं वो भी ले आता हूँ उसका भी फॉर्मेट। ये जो बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक है, ये बेसिकली 4 लेजर्स को कंबाइन किया गया। पहला लेजर कैश का, ये कैश की डेबिट साइड, ये कैश की क्रेडिट साइड। दूसरा कॉलम, दूसरा लेजर कौन सा है? ये बैंक की डेबिट साइड, ये बैंक की क्रेडिट साइड। 2 लेजर्स को कंबाइन किया गया। तीसरा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट, तीसरा लेजर उसको भी इसी में मैनेज कर लिया गया। और ये चौथा लेजर है डिस्काउंट रिसीव इनकम अकाउंट। ये एक्सपेंस है, आपको पता है एक्सपेंस डेबिट होते हैं, ये इनकम है, आपको पता है इनकम्स क्रेडिट होती हैं। तो डेबिट साइड पे जो डिस्काउंट अलाउड है दैट इज़ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट, और क्रेडिट साइड पे क्या है? डिस्काउंट रिसीव इनकम अकाउंट। तो ये 4 लेजर्स को इस कैशियर ने एक ही लेजर में रखा हुआ है।
चूँकि डिस्काउंट अलाउड की भी एंट्रीज ये करते हैं, रिसीव की भी एंट्रीज यही करते हैं। तो लेकिन हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, जब BRS बना रहे हैं तो अगेन हमारे लिए यही कॉलम रेलिवेंट है, कैश बुक का बैंक कॉलम, इट विल बी कंपेयर विद द बैंक स्टेटमेंट। अगर डिफरेंस आएगा तो हमने उसको रिकनसाइल करना। एग्रीड। और प्रॉब्लम भी यहीं पे आता है, जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है, कैशियर साहब ने 500 यहाँ लिखने थे, गलती से उसने यहाँ पे लिख दिए 500, तो अक्सर ही गलतियाँ हो जाती है, कॉलम गलत में एंट्री कर देते हैं, तो उसकी वजह से डिफरेंसेस आ जाते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के बारे में अगर आपको कुछ सवाल है तो पूछ लें, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ऑलरेडी ये आती है। क्लियर जी, आगे मूव करें यहाँ से। अच्छा जी, तो हमें बेटा मोस्टली ट्रिपल कॉलम कैश बुक देगा। हमने जब भी BRS का सवाल पढ़ना है तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए, हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो उस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो बैंक का कॉलम है वो हमसे रेलेवेंट है। ठीक है जी, क्लियर, ओके। अब आते हैं एक एक करके इन डिफरेंसेस को देखते हैं, फिर मेरा ख्याल आज ही हम एक सवाल भी कर सकेंगे। कुछ चंद एक डिफरेंसेस हैं जो आपको सवाल करने से पहले समझ आना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं जी कौन से डिफरेंसेस हैं वो जो हमारे लिए नए हैं, जो हमने इस चैप्टर से पहले नहीं पढ़े होंगे। हमारा जो आपका लर्निंग आउटकम है, जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है, वो क्या है, ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं बट बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। ये हमारे लिए नया नॉलेज है, इसको हम समझते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी बेस पे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ बेटा आउटस्टैंडिंग और अनप्रेजेंटेड चेक्स। वैसे ये मशीन्स हमारा काफ़ी टाइम सेव कर देती हैं, यहीं पे कॉपी पेस्ट हो जाता है कंटेंट। आउटस्टैंडिंग, ये वो आउटस्टैंडिंग नहीं जिसको कहते हैं बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग ये वो नहीं है, ये वो आउटस्टैंड यानी बाहर ही खड़े रहे, ये वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है जी, आउटस्टैंड यानी बाहर ही है अभी। या दूसरा लफ्ज़ क्या है, अनप्रेजेंटेड। अगर आपको चेक का साइकिल पता हो, चेक का साइकिल क्या होता है, आप अपने आप को एक लम्हे के लिए कैशियर समझिए। मैं भी आपके साथ क्या हूँ, कैशियर नहीं, मैं आपका कौन हूँ, मैं आपका सप्लायर हूँ। आप अपने आप को कैशियर समझिए कि आप चेक इशू कर रहे हैं, आपने मेरा 1,50,000 देना है, मैंने कहा जी लाएँ पैसे दें, सेड ओके सर ये लें, आपको चेक लिख के देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चेक लिखना होता है ना उसको कहते हैं चेक ड्राइंग। ये वो ड्राइंग नहीं है जो आर्ट बुक वाली ड्राइंग होती है, चेक के ऊपर लिखने को चेक को ड्रा करना कहते हैं। ठीक है जी, चेक के ऊपर अब क्या लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं। मैं यहीं से सर्च करता हूँ चेक। बेटा थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना तो आपको अपने सब्जेक्ट में बड़ा मज़ा आएगा। एवरी टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अकाउंटिंग हैज़ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब मैंने सिर्फ क्या लिखा है, एक लफ्ज़, उसको समझने के लिए एक लफ्ज़ लिखा है, देखें कितनी सारी तस्वीरें आ जाएंगी चेक्स की। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पिक्चर ले ली चेक की, अभिनंदन को मिला है फॉर एग्जांपल ये चेक, वो हिंदी मुझे नज़र आ रही है, मिसाल के तौर पे उनको ये चेक मिला। चलो भाई खुल जाओ, पढ़ा जा रहा है जी। लें जी, ये मैंने आपके सामने एक चेक खोला। लें जी, दिस इज़ अ चेक। ये जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग क्या है, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना बोल्ड करके, पे टेक लेन, इस बंदे को पे करें। यहाँ पे कैश भी लिखा जा सकता है, किसी बंदे का नाम, किसी कंपनी का नाम लिखा जा सकता है। ये अब आप जो ड्राइंग है ना चेक की, उसका मतलब क्या है, आप बैंक को, अपने बैंक को ऑर्डर कर रहे हो, लिख के ऑर्डर कर रहे हो कि पे कर दो मेरे अकाउंट में से। ये जो डॉक्यूमेंट है ये चेक बैंक का डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है,
आप इस डॉक्यूमेंट को ड्रॉ कर रहे हो, यानी बैंक अपने को ऑर्डर कर रहे हो, क्या कह रहे हो, पे इज ऑर्डर। जैसे मैं कहता हूँ डू इट, डू, तो ये पे इज ऑर्डर, पे करो कितना, किसको, टेक लेन को। अब आपने टेक लेन को जब लिख लिया, अभिनंदन को पे करें, ठीक है जी, कि वो वापस जिंदा आ गया। क्या पे करना है, आगे लिखा हुआ है ₹5000 ओनली, सिर्फ 5000 ओनली, लेके आगे लाइन लगा दिया। और ये जो 5000 रुपीज़ में लिखा है ना अमाउंट, वो आगे देखें फिगर में भी वही लिखा है 5000, तो बैंकर के लिए दोनों जगहों पे कंफर्मेशन हो गई, गलत नहीं, ताकि इसके आगे कोई ज़ीरो ना लगाया जा सके ताकि 5000 का लिखा गया चेक कोई 50000 ना कर सके, इसलिए इसके आगे लाइन लगा के अमाउंट को इनक्लोज कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। तो क्या कहा गया जी, पे 5000, ये अब आप चेक ड्रा कर रहे हैं, नीचे उसका अकाउंट नंबर भी लिख दिया आपने, यहाँ पे आपका साइन है, ये आपकी कंपनी के, यहाँ आपका साइन और स्टैंप होगी, नीचे आपका अकाउंट नंबर आ रहा है। तो ये बेसिकली चेक है, आप चेक को ड्रा करोगे, लिख के चेक बुक से उतारेंगे और आप उतार के मुझे दे देंगे, मैं आपका सप्लायर हूँ, और मैं ये कहूँगा थैंक यू, आपने मुझे 1.5 लाख रुपया दिया, अल्लाह करे ये टाइम आए जी बेटा। जी बड़ा अच्छा सवाल है, ये कह रहे हैं सर जो अमाउंट लिखी हुई है, फिगर्स में जो अमाउंट लिखी है वो 50,000 है फॉर एग्जांपल, और जो वर्ड्स में लिखी है वो 5000 है, फ़र्क आ गया। तो अब बैंक कौन सी पेमेंट करेगा, बैंक कोई पेमेंट नहीं करेगा, बैंक ये रिफ्यूज़ कर देगा कि ये जो चेक है इनवैलिड है, इसमें एरर है। जी अगर पढ़ा भी ठीक नहीं जा रहा हो, ज़रा सी भी गलती है, बैंकर को डाउट हुआ तो वो चेक वापस दे देगा जी, इसके ऊपर रेक्टिफाई करा के साइन करा के लेके आइए, ठीक है जी। तो चेक ड्राइंग समझ आ गई। चेक ड्राइंग का मतलब क्या है, आपने चेक के ऊपर लिखना है कि मुझे कैश पे करना है, मेरे अकाउंट में पे करना है, जो आप बैंक ऑर्डर करेंगे बैंक वैसे कर लेगा। तो ये आपने चेक ड्रॉ किया, चेक ड्रॉ करने के बाद आपने किसको दे दिया, गिवन टू सप्लायर, मैं आपका सप्लायर हूँ। अब आपने चेक जो ड्रॉ किया उसके ऊपर डेट लिखी, आज क्या तारीख है, सेम मैं कहता हूँ 01/03/2022, 1 मार्च को आपने मुझे चेक लिख के दिया, उसके ऊपर डेट भी लिख दी 1 मार्च का चेक है। अब मुझे चेक मिल गया, अब मैं कब तक बैंक में प्रेजेंट कर सकता हूँ, बैंक से पैसे कब तक निकलवा सकता हूँ जी, आई हैव 6 मंथ्स। वेरी गुड, बड़ा अच्छा जवाब दिया, शाबाश बेटा। 6 मंथ्स टू प्रेजेंट, मेरे पास 6 महीने हैं इस डेट से लेके, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी जाके बैंकर के पास जाऊंगा, जिस ब्रांच का ये बैंक है या जिस बैंक का ये चेक है, उसको बैंकर को जाके कैश काउंटर पे कहूँगा ये ले जी मुझे पेमेंट कर दें। तो मैंने अब क्या करना है, विद इन 6 मंथ्स इसको प्रेजेंट करना है। ये आपने गिवन टू सप्लायर, सप्लायर क्या करेगा, प्रेजेंट टू बैंकर फॉर पेमेंट। अब बैंकर क्या चेक करेगा, बैंकर चेक करेगा जो अमाउंट लिखी हुई है वो आपके अकाउंट में है भी या नहीं। अगर आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट है, आपके साइन वैलिड है, तो वो उतने पैसे मुझे उसी फॉर्म में पे करेगा जो आपने ऑर्डर किया। अगर आपने कैश का ऑर्डर किया तो मुझे कैश काउंट करके दे देगा। अगर आपने ऑर्डर किया नहीं, कैश नहीं पे करना, इसके अकाउंट में जमा कराएं, तो मैं फिर अपना अकाउंट नंबर एक पर्ची के ऊपर लिख के, एक रसीद होती है, डिपॉजिट स्लिप होती है, उसके ऊपर अपना अकाउंट नंबर लिख के चेक साथ बैंकर को दूंगा और मेरे अकाउंट में पैसे भेज देगा। जिस तरह से आप कहेंगे वैसे ही। अगर आपने सिर्फ ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, आपने कैश नहीं लिखा, आपने कहा मिस्टर ज़िशान, ये मोहम्मद ज़िशान को पे करना है, पे मोहम्मद ज़िशान, तो अब मैं जब जाऊंगा तो बैंक कहेगा अच्छा कि चेक है मोहम्मद ज़िशान का, अपना आईडी कार्ड दिखाएं। वो मेरा आईडी कार्ड देखेगा और मुझे पेमेंट कर देगा कि मैं मोहम्मद ज़िशान को ही पे कर रहा हूँ। मेरे आईडी कार्ड की कॉपी भी रखेगा अपने पास एविडेंस के तौर पे कि मैंने इसको पे किया। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ सिर्फ कैश, तो वो चेक जिसके पास है वो जाएगा, जाकर प्रेजेंट करेगा, कैश ले लेगा। अगर उसके ऊपर मोहम्मद ज़िशान लिखा होगा, पे मोहम्मद ज़िशान, तो बैंक सिर्फ मोहम्मद ज़िशान को पे करेगा। और अगर ऊपर डबल लाइन लगा दिया तो उसका मतलब ये क्रॉस कर दिया गया, ये अब सिर्फ मोहम्मद ज़िशान के अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, मोहम्मद ज़िशान कैश भी नहीं निकाल सकता। तो आपने चेक ड्रॉ करते हुए जो इंस्ट्रक्शंस देनी है बैंक ने उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि आप अकाउंट होल्डर हो, बैंक आपके हुक्म का मातहत है।
जी जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो आपने बिजनेस लॉ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा होगा। मैं आगे किसी और के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके पीछे बैक एंड पे चेक के लिखा होता है एंडोर्समेंट। आप किसी और को एंडोर्स करना चाहते हो तो कर दो। सर ये 6 मंथ्स की लिमिट इन केस है ना, अगर आपने डेट स्पेसिफाई नहीं की, अगर 6 मंथ से ज़्यादा की डेट अगर जिसने इशू किया वो लिख देगा, उससे ज़्यादा डेट के बाद कर सकते हैं ना। ये इस चीज़ का मुझे नहीं पता। वो चेक में जो चेक ऑन डिमांड होता है उसको डेट का इशू होता है। कौन सा बेटा? जो बेटा उसके ऊपर डेट लिखी गई है ना चेक के गवर्नमेंट की तरफ से 6 मंथ्स है, लेकिन 6 मंथ के अंदर ऑन डिमांड है चेक। जी। जब आप प्रेजेंट करेंगे आप कैश मिलेगा, ये तो इतना मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए 6 मंथ के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं हो सकता। 6 मंथ्स में कभी भी ले सकते हो, एनी टाइम बिफोर 6 मंथ्स ऑन डिमांड आपको प्रेजेंट करेंगे। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो बाय लॉ बैंक अब उस चेक को, उसको कहते हैं टाइम बार्ड गैस, बैंक अब उस चेक को ऑनर नहीं करेगा, वो चेक आपके पास वापस आएगा। अब आप मैं यानी मेरे पास चेक वापस है, मैं आपके पास आगे नया चेक लेके जाऊंगा या उसको रीडेटेड कराऊंगा। अब आप उस डेट को काटेंगे, नई डेट डालकर साइन करके दे देंगे, अब मैं जाऊंगा तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये बाय लॉ है। वो तो बेटा सिक्योरिटी है ना, हम तो अकाउंटेंट है, हमारा काम क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना। लॉ में जाके हम सीखेंगे कि वैलिड इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इनवैलिड कौन सा है। खैर मुझे लॉ भी आता है, किसी और क्लास में सीखेंगे। तो ये बेटा हमारा चेक का एक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल अब अनप्रेजेंटेड चेक क्या है? चेक ड्रॉ हो गया, सप्लायर को दे दिया, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। कब तक प्रेजेंट हो सकता है? 6 मंथ्स टाइम तक। इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड चेक्स। अब ये दोनों लाइनें, दोनों पैराग्राफ पढ़ लें, देखिए आपको समझ आता है। लीजिए अब इसको अगर फोकस करें, जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया ये क्या है? जब आपने चेक ड्रॉ किया, मुझे दिया, तो अपने पास रिकॉर्ड में तो लिखना है ना कि मैंने मोहम्मद ज़ीशान को पेमेंट कर दी, तो आप अपने कैश बुक में पेमेंट साइड पे लिख लेंगे क्रेडिटेड इन कैश बुक, क्या आपका कैश बुक में से बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन बैंक में तो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो डू नॉट अपेयर इन द बैंक स्टेटमेंट। जब महीने के एंड की बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें वो चेक नज़र नहीं आएगा, आपकी कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो डिफरेंस तो आएगा ना बैलेंसेस में। अब करना क्या है वो आगे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। शोन, इट नीड टू बी शोन इन BRS बाय डेबिटिंग अज्यूमिंग चेक हैव बीन प्रेजेंटेड। आपने उसको BRS में जाकर लिखना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बनेगी, अभी बनाते हैं इंशाल्लाह आज ही, उसमें जाकर अब उसको नोट कर देना है, अज्यूम करना है कि बैंक में चेक प्रेजेंट हो गए, तब भी तो जाके बैलेंस इक्वल आएगा, लेकिन हुआ नहीं। आर्जी तौर पे ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जैसे टेम्पररी डॉक्यूमेंट कि आइडेंटिफाई करो डिफरेंस क्या, ये आइडेंटिफाई हो गया और वहाँ पे लिख दो ताकि रिकंसाइल हो जाए। अगर ये डेबिट हो जाता तो बैलेंस इक्वल हो जाता, तो हम उसको डेबिट कर देंगे बैंक BRS में, तो हमें अपेरेंटली लगेगा, ओनर को लगेगा हाँ ठीक है जी मेरा बैलेंस इक्वल आ गया। तो आउटस्टैंडिंग या अनप्रेजेंटेड चेक के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम BRS बनाएंगे उसमें हम आगे थोड़ा डिफरेंस assume आएगा, करेंगे। जो हम पहले assume कर दिया तो कोई प्रॉब्लम आ तो नेक्स्ट में हो जाएगा। जी बेटा आप जहांगीर, मैं ये फीमेल स्टूडेंट का जवाब दे दूं, आपका बेटा सवाल दोबारा पूछिएगा। सर हमने इस टाइम अगर आप- ना कि वो डेबिट हो गया, जी। हुआ नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे उसमें तो ये हो गया होगा डेबिट। अगर हो गया होगा अगले महीने में प्रेजेंट हो गया, तो फिर तो हमने दोबारा इसको BRS में नहीं लिखना। अगर 6 महीने तक प्रेजेंट नहीं हो रहा तो 6 महीने तक हम इसको लिखते रहेंगे अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड। 6 मंथ्स तक इट कैन बी अनप्रेजेंटेड। 6 महीने गुजर गए, फिर अभी अनप्रेजेंटेड, तो चेक का स्टेटस ख़त्म हो गया। अभी सवाल में जाकर इंशाल्लाह देखेंगे इसको। जी आप कुछ? जी बेटा ऑनलाइन आप क्या पूछना चाह रहे थे जहांगीर? वही क्वेश्चन था सर। ओके, आउटस्टैंडिंग अनप्रेजेंटेड क्लियर है बेटा? ओके, तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कैश बुक में रिकॉर्ड है, क्रेडिट हुई है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, तो इसको हमने कहाँ पे लिख देना? बैंक स्टेटमेंट में लिख देना, यानी BRS में लिख देना। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए नई है, जो हमने प्रीवियस अकाउंटिंग में नहीं पढ़ी। अच्छा ये कुछ एग्जांपल्स नहीं, पास पेपर्स में देखें ये आई हुई है 2006 में, 8 में, 10 में, 15 मैंने चंद एक सवाल लिए। चेक कहता है चेक्स इशूड अमाउंटिंग टू 467 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर द पेमेंट। ये उसने पेपर में सवाल लिख के दिया हुआ। इसी तरह सेकंड लास्ट पे आ रहा हूँ, चेक्स ड्रॉन यानी चेक लिख दिया आपने बट नॉट प्रेजेंटेड, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। लास्ट वन, चेक ऑफ 325,000 इशूड
आपने ड्रॉ करके इशू कर दिया टू सप्लायर बट नॉट बीन प्रेजेंटेड, लेकिन नॉट येट प्रेजेंटेड, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो अनप्रेजेंटेड को पेपर में इस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख के देता है कि आपने ड्रॉ कर दिया, आपने इशू कर दिया, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हो सका, तो इसको अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। दूसरा जो कोर कॉन्सेप्ट है जी BRS का, जो आपने प्रीवियस नॉलेज में नहीं पढ़ा, वो भी देख लीजिए। अनकलेक्टेड चेक्स, व्हाट इज द अनकलेक्टेड या अनक्लियर्ड चेक, ये क्या होता है जी। अब दूसरी तरफ आते हैं, एक और प्रोसेस समझिए। पहले तो आप चेक इशू कर रहे थे, अब आप अपने कस्टमर से क्या कर रहे हैं, चेक रिसीव कर रहे हैं। आई एम योर कस्टमर, यू आर दी बिजनेस अकाउंटेंट, मैं आपका कस्टमर हूँ, आपने मुझे पेमेंट के लिए कॉल की, मैंने कहा जी चेक भिजवा रहा हूँ। मैंने क्या किया, आपको चेक भिजवाया, यहाँ पे लिख रहा हूँ चेक ड्रॉन बाय कस्टमर, कस्टमर ने चेक ड्रॉ किया। आप बीइंग एन अकाउंटेंट या कैशियर क्या करेंगे, इस चेक को आप उसको रिसीव करेंगे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर, राइट। आपने उस चेक को रिसीव करना है, रिसीव करने के बाद आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, एंड डिपॉजिट इनटू योर बैंक और बैंक, आप अपने बैंक में इसको जमा करा देंगे। अपने बैंक को कहेंगे जी ये पैसे, ये चेक पकड़ें, जिसका चेक है यानी जिशान साहब से चेक मिले, उनके अकाउंट से पैसे निकलवाएं और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएं। बैंक की ये सर्विस है। बैंक आपसे चेक रिसीव करेगा, आपने डिपॉजिट कर दिया, बैंक क्या करता है, बैंक इसको ले जाता है क्लियरिंग प्रोसेस में। क्लियरिंग प्रोसेस, क्लियरिंग प्रोसेस क्या है, बाय बैंक, इट टेक फ्यू डेज, अब तो कम हो गया, पहले हफ्ता 10 दिन भी लग जाते थे। अब चूँकि ऑनलाइन बैंकिंग है इसलिए टाइम 1-2 दिन का रह गया, आज चेक जमा करें कल परसों तक अकाउंट में आ जाएगा, विदिन 48 आवर्स अब अकाउंट में आ जाते हैं पैसे। लेकिन जब तक हम पढ़ रहे हैं तो हमने वही पुराना 8-10 दिन भी लग सकते हैं। आपने अपने बैंक में चेक जमा कराया, आपका चेक है, आपका बैंक है MCB, मेरा बैंक है अलाइड, आपने अपने MCB को बैंक को चेक जमा कराया कि मेरे कस्टमर से चेक मिला है, इस पर जो अमाउंट लिखी हुई है ना, अलाइड बैंक से मंगवाएं और मेरे अकाउंट में डाल दें। अब MCB क्या करेगा, उस चेक को रिसीव करेगा, अलाइड बैंक से कांटेक्ट करेगा, मेरे बैंक से कांटेक्ट करेगा, पूछेगा जी ये चेक आपका वैलिड है, 2 नंबर तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, साइन ठीक है, मेरे अकाउंट में जिशान साहब के अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, तो ये चेक ले लें आप, आपके अकाउंट होल्डर ने ये ऑर्डर किया हुआ है, अब आप ये ऑर्डर पकड़ें, चेक लें, पैसे निकाल के मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, यानी MCB में ट्रांसफ़र कर दें। इसको कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। उसने चेक को क्लियर कराना है, उसकी अमाउंट को अवेलेबल करके निकाल के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जिशान के अलाइड बैंक से निकल के आपके MCB बैंक में पेमेंट जाएगी। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। अब आपने जब बैंक में चेक जमा करा दिया अपने MCB में, अभी तक जिशान के अलाइड बैंक में वो चेक नहीं आया, कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन दरमियान में ही अगर महीना ख़त्म हो गया, अभी वो चेक अंडर क्लियरेंस है, क्लियर नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुई उसकी अमाउंट, आपके कैश बुक में अमाउंट लिखी जा चुकी है, आपने जैसे जिशान से चेक रिसीव किया आपने नोट कर लिया, आपने कैश बुक बैंक में डिपॉजिट हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक स्टेटमेंट में देखा वो आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक वो उसकी अमाउंट कलेक्ट नहीं हुई, क्लियर नहीं हुई, आपके अकाउंट में नहीं आई। दरमियान में बैंक स्टेटमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, कैश बुक में अकाउंटेंट साहब ने रिकॉर्ड कर ली, बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इसको कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। तो इस चेक को कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। इफ चेक नॉट क्लियर्ड ऑन मंथ एंड डेट, अगर चेक मंथ एंड डेट पर क्लियर नहीं हुआ तो इस चेक को क्या कहेंगे? अनकोलेक्टेड चेक, यानी इसके पैसे अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। अब आप ये
थ्योरेटिकल पोर्शन जो है एक पैराग्राफ है, ये पढ़ लें। जैसे मैंने की पॉइंट्स को हाईलाइट किया था, देखिए इसमें क्या की पॉइंट्स हैं। पेड इनटू द बैंक, आपने इसको अपने बैंक में रिसीव करने के बाद अपने बैंक में पे किया और डेबिट कर दिया कैश बुक में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आएगा। सो टू नॉट अपेयर इन दी बैंक स्टेटमेंट, चूँकि अभी क्लियर नहीं हुआ, तो इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अब आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया। डिफरेंस आइडेंटिफाई करने के बाद आपने नीड टू बी शोन इन BRS में अब आपने इसको क्रेडिट करना है। इस तरह से एज्यूम करना है कि अगर ये क्रेडिट हो जाता तो मेरा बैलेंस मैच हो जाता, तो आर्जी तौर पे मैं BRS में इसको क्रेडिट कर दूंगा तो मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच हो जाएगा। तो BRS क्या है? एक आर्जी प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और बयान कर देते हैं, स्टेट कर देते हैं, दोनों बैलेंसेस इक्वल हो गए। सिर्फ इतना नॉलेज के साथ अब हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। जब तक अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल ना आए, फिगर्स ना आए, तो अकाउंटिंग में थ्रिल नहीं आता, मज़ा नहीं आता। लेट्स हैव अ थ्रिल। और भी अभी कुछ और ट्रांजैक्शंस भी हैं, मैं अभी वो नहीं ले रहा। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा थ्रिल आए कि हाँ यार इतने से नॉलेज है, यस वी कैन डू इट। इंसर्ट, ये हमने बेटा यहाँ पे कैश बुक सिर्फ बैंक कॉलम लिखा है, आगे देखिए लिखा हुआ स्पेसिफिकली बैंक कॉलम। ठीक है, तो कैश बुक में कितने कॉलम्स होते हैं? बेसिकली एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन BRS से रिलेटेड कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम। ठीक है, वो पहले नंबर पे लिखा जाए, दूसरे पे लिखा जाए, तीसरा पे लिखा है। हमारा बैंक का जो कॉलम है दैट इज़ रेलिवेंट फॉर दी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने बैंक कॉलम ही लिया। अब हम लेते हैं जी कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। ये जी हमारे बैंक है, उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दे दी। ले जी, ये दोनों स्टेटमेंट्स हमने अपने पास साथ साथ रख लिए। राइट, ओपनिंग बैलेंस देखें है ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है जी मिस्टर अजमत हैज़ स्टार्टेड द बिजनेस ऑन 1 जनवरी। उनका पहला महीना है, उन्होंने नया बिजनेस शुरू किया है 1 जनवरी 2008 फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस। फॉलोइंग इज ए समरी ऑफ हिज कैश बुक बैंक कॉलम फॉर द मंथ एंडेड 31 जनवरी। जनवरी को अकाउंट खोला है और जनवरी का ही बैंक बैलेंस है, इसका मतलब पिछले महीने का कोई ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं आएगा। तो पहला महीना है इसका, जिसका मतलब ओपनिंग बैलेंस का कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं जी हमारे जो कैश बुक है ये किसने प्रिपेयर की होगी जी? कैश बुक अकाउंटेंट साहब ने, बिजनेस के जो अकाउंटेंट है उन्होंने प्रिपेयर किया। अब मैं ऑनर हूँ, मेरे पास कैश बुक में क्या आया? अकाउंटेंट साहब कह रहे हैं जी 52,500 अवेलेबल इन द बैंक। यही कह रहे हैं ना अकाउंटेंट साहब। मंथ एंड पे कहते हैं जी आपका 52,500 रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, लेकिन जो बैंकर ने मुझे ईमेल की स्टेटमेंट उसमें लिखा हुआ है जी आपका तो मेरे पास 49,400 पड़ा हुआ है। ले जी, अब आपके आगे शामिल, बताएं डिफरेंस क्यों है? आपने कहा सर अभी आइडेंटिफाई करके बताता हूँ, फ़ौरन से करके बताओ। अब आप क्या करेंगे? दोनों स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे। अब आप क्या करने लगे? आइडेंटिफाई करने लगेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। उन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे और रिकंसाइल करेंगे। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमने कहा था होगी जो कि बैंक स्टेटमेंट में लिखी गई है, कैशियर साहब को नहीं पता, तो वो अब क्या करेंगे? कैश बुक में लिख लेंगे। तो एक नई कैश बुक बनानी पड़ेगी। मैं उसको कह देता हूँ एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि जो पहले बनाई है वो ठीक नहीं है। टी अकाउंट, कैश बुक, हम सिर्फ बैंक कॉलम बना रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक। आप पेपर में भी यही लिखेंगे,
एडजस्टेड कैश बुक, राइट। दूसरी तरफ हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे आपने टॉप ऑफ द लाइन क्या लिखना है, बैलेंस एज पर मतलब बैलेंस वो जो लिखा हुआ है एज पर एडजस्टेड कैश बुक। जो एडजस्टेड कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। अब वो क्या है अभी हमें नहीं पता, और यहाँ पे नीचे बॉटम में लिखेंगे बैलेंस। ये फॉर्मेट है इसका जी, अकाउंटिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे जिसके कोई पेट फॉर्मेट्स होते हैं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है जी हमारे पास, मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ विच इज़ 49400, राइट। हमने यहाँ तक पहुँचना है। शुरू कहाँ से करेंगे, कैश बुक का बैलेंस कितना था हमारे पास 52,500। मैं इसको लिख रहा हूँ अनएडजस्टेड बैलेंस। कितना है जी 52,500। अब हमने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया, जो कैश बुक गिवन थी उसका बैलेंस लिखा, और पहुँचना कहाँ तक है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस तक पहुँचना है। अब इन दोनों के दरमियान का जो सफ़र है 52,500 से 49,400 तक पहुँचना है। इस सब के दरमियान में जो भी लिखा जाएगा उसको कहते हैं रिकनसाइलिंग आइटम। डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके दरमियान में लिख देंगे। यानी हमारा 52,500 से 49,400 का डिफरेंस क्यों है, इसके दरमियान अब जो लिखा जाएगा उसको कहते हैं रिकन्सिलिएशन। ठीक है जी, तो वो जिसके पास भी अकाउंटिंग का नॉलेज है वो जब इन दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठे देखेगा जो आप बना रहे हैं, एडजस्टेड कैश बुक और बैंक रिकन्सिलिएशन, उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इन रीज़न की वजह से डिफरेंस है। क्या रीजन है, नंबर 1 बैंक में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कैश बुक में नहीं है तो कैश बुक में लिख लो। कैश बुक में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बैंक में नहीं है, अनप्रेजेंटेड अनकोलेटेड, तो BRS में लिख लो। कैश बुक का एरर है, गलती होगी अकाउंटेंट से, जान छोड़ो उसकी गलती ठीक कर दो कैश बुक में। बैंक की गलती हो गई, बैंक की गलती BRS में लिख दो। तो बैंक की जगह पे हम क्या बना रहे हैं, BRS। बैंक के रिकॉर्ड को हम ठीक कर रहे हैं, बैंक नहीं कर रहा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा, आप बनाएंगे, अकाउंटेंट बनाएंगे। आइडेंटिफाई करके बैंक के बिहाफ पे BRS में एडजस्टमेंट्स कर देंगे ताकि आपका बैलेंस रेक्टिफाई हो जाए, रिकनसाइल हो जाए। क्लियर जी। अब देखते हैं जिसको रिकनसाइल कैसे करना। अब जो तो हमारी इंफॉर्मेशन मैच हो जाएगी, जो कैश बुक में भी है बैंक स्टेटमेंट में भी है, उसकी वजह से तो डिफरेंस नहीं आएगा ना जी। क्या आएगा, उसकी वजह से डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, मैं उसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले मैं शुरू हो गया, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो बैंक के क्रेडिट से मैच होगा। क्यों, आपने देखे 50,000 रुपये डिपॉजिट किए, ओनर ने कैपिटल की मद में बैंक में पैसा रखवा दिया। अब बिजनेस के लिए क्या है, कैश एट बैंक, दिस इज़ एन एसेट, करंट एसेट है। लेकिन बैंक के लिए क्या है, ये बैंक का पैसा तो नहीं है। अगर बैंक के पास आपका पैसा पड़ा हुआ तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बैंक के लिए वो क्या होगा, लाइबिलिटी। वो इसको क्रेडिट करेगा कि लाइबिलिटी में इजाफा हो गया मेरी। यानी आपका जो डेबिट है वो बैंक का क्या है, क्रेडिट। आपके लिए एसेट, बैंक के लिए लाइबिलिटी। आपने अगर किसी से पैसे लेने, आपका डेटर है, पड़ा हुआ ना, डेटर कौन होता है, जिससे पैसे लेने वो आपका डेटर। लेकिन डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आप कौन है, आप क्रेडिटर है, तो आप उसके ऑपोजिट है। वो आपका डेबिट है, करंट एसेट, आप उसके क्रेडिटर हैं, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। बिल्कुल इसी तरह बैंक इज ऑपोजिट टू द बिजनेस। हमारा जो बैंक में पैसा पड़ा हमारे लिए वो डेबिट एसेट है, बैंक के लिए वो क्या है, क्रेडिट है, लाइबिलिटी है। तो बैंक वर्क ऑपोजिट टू अस। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, हमने देखा कैपिटल आया बैंक में 50,000 का यकम जनवरी को। अब हमें इसको ट्रेस करना है, क्या ये बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है। अब हम आते हैं बैंक स्टेटमेंट में, यस ये क्रेडिट हो रहा है। मेरा डेबिट, बैंक का क्रेडिट, दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन है, तो क्या करें, ठीक लिखा हुआ इग्नोर करें। हमें तो वो इंफॉर्मेशन ट्रेस आउट करनी है
जो कैश बुक में है बैंक में नहीं है उसको BRS में लिख देंगे। अब देखते हैं जी, हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं। कैश बुक में लिखा हुआ है 15 जनवरी AK ट्रेडर्स 7,000 कैश बुक में डेबिट है। हमें AK ट्रेडर्स से क्या मिला, चेक मिला 7,000 का, हमने उसको बैंक में जमा करा दिया। कैशियर साहब ने 7,000 से डेबिट कर दिया। अब ये बैंक में कहाँ आना चाहिए, यस क्रेडिट में आना चाहिए। देखिए कहीं पे है क्रेडिट में 7,000, ये देखें 17 जनवरी को चेक प्रोसीड्स आई, चेक का पैसा आया अकाउंट में। जमा कब करवाया था, 15 जनवरी को, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ गया। यानी आपने 15 जनवरी को जमा कराया, बैंक ने 2 दिन लगा के क्लियर करके आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन दोनों जगहों पे, इसकी वजह से डिफरेंस नहीं आ सकता। क्लियर। इसी तरह रियल लाइफ में रिकन्सिलेशंस बनती है, दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जाता है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन को इग्नोर किया जाता है। जो सिमिलर इन्फॉर्मेशन नहीं है वही तो बेसिकली रिकन्साइलिंग आइटम्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 27 जनवरी को के ब्रदर्स ने आपको चेक दिया, आपने बैंक में जमा कराया, आपने अपने पास नोट किया। अब आप अपना काम किया हुआ रीचेक कर रहे हैं और यही चेक अब आप ट्रेस कर रहे हैं बैंक की क्रेडिट साइड पे। देखें बैंक की क्रेडिट साइड में चेक की प्रोसीड आ गई 4500 रुपये की, लेकिन 30 जनवरी को आई, आपने 4500 जमा कराया 27 जनवरी को, 3 दिन में बैंक ने कलेक्ट किया और 30 जनवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। दोनों जगहों पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन मौजूद है, देयर इज़ नो डिफरेंस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चेक 30 जनवरी को आपने जमा कराया। अब सोचिए 30 जनवरी को जमा कराया तो बैंक ने 1-2 दिन तो लेने हैं ना प्रोसेसिंग के टाइम में, तो इसी महीने में बैंक स्टेटमेंट में नज़र नहीं आना। तो मैं इसको बेटा ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस जो हमने आइडेंटिफाई किया। हमने 30 जनवरी को टीए ब्रदर्स के अकाउंट में 6,000 रुपये जमा कराए, लेकिन जब हम बैंक की क्रेडिट साइड पे आते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए 31 जनवरी तक बैंक स्टेटमेंट ख़त्म। ये बैंक, ये चेक क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, डिपॉजिट कराया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर्ड, अनकलेक्टेड या अनक्लियर। अगर बैंक में ये रिसीव हो जाता तो बैंक ने क्या करना था, क्रेडिट में लिखना था। तो हम अब बैंक के बिहाफ पे क्रेडिट में लिख देते हैं। बैंक के बिहाफ में अब हम एडजस्टेड क्या, इसमें BRS में ये मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ, क्रेडिट समझाने के लिए। बैंक के बिहाफ में मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, अनकलेक्टेड चेक। कितनी अमाउंट का है जी, 6,000 रुपये का। लें जी, मैंने इसको क्रेडिट कर दिया 6,000 रुपये से। यानी ये ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली जो कैश बुक में है, बैंक में नहीं, तो मैंने बैंक के बिहाफ पे उसको BRS में क्रेडिट कर दिया। बैंक नहीं कर रहा, बैंक में तो अगले महीने आ ही जाना है। हम आर्जी तौर पे अपने रिकॉर्ड को रिकंसाइल करने के लिए इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि ये डिफरेंस था जी। अब जिसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है वो देखेगा अनकलेक्टेड चेक 6,000, उसको फ़ौरन पता चल जाएगा, अच्छा ये बिजनेस ने बैंक में पैसा जमा कराया, कैश बुक में लिखा गया, अभी तक चूँकि क्लियर नहीं हुआ तो इसलिए अनकलेक्टेड आ रहा है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। 30 को या 31 को जमा कराया तो फ़ौरन थोड़ी क्लियर हो जाएगा, फेयर इनफ। तो ये हमने पहला डिफरेंस आइडेंटिफाई किया। 52,500 कैश बुक का था, 49,400 बैंक स्टेटमेंट का था। तो पहला डिफरेंस आइडेंटिफाई हो गया। जो हम कैश बुक को बैंक में ट्रेस कर रहे हैं, फिर हम बैंक को भी कैश बुक में ट्रेस करेंगे। अभी हम कैश बुक को जब बैंक से ट्रेस कर रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कैश बुक में है, बैंक में नहीं है, तो हम उसको BRS में लिख देंगे। बात समझे हैं जी। अब आते हैं जी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड सारी कंप्लीट होगी। क्रेडिट साइड पे 10 जनवरी को ए ब्रदर्स, आपने एक चेक इशू किया है, क्रेडिट साइड है ना, इशू किया ए ब्रदर्स को 5,000 का। क्या आपको बैंक स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है? 10 जनवरी को इशू किया, उन्होंने किस तारीख को प्रेजेंट किया, 13 को उन्होंने प्रेजेंट किया। तो दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन आ गई, तो इस इंफॉर्मेशन से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं बेटा इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको लाइन लगा के काट दें, इररेलेवेंट है, ये रिकंसाइलिंग आइटम ही नहीं है, हमें तो रिकंसाइलिंग ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना है। तो ये जो 10 जनवरी है, हमने ये ब्रदर को चेक इशू किया, ये चेक 13 जनवरी को प्रेजेंट हो चुका है। देयर इज़ नो डिफरेंस ड्यू टू दिस ट्रांजैक्शन, इग्नोर इट, ग्रीन हाईलाइट, इग्नोर इट।
20 जनवरी पे आइए, आपने फराज सन्स को एक चेक इशू किया, कितनी अमाउंट का? 4000 का। क्या उसने बैंक में प्रेजेंट किया? आपने 20 तारीख को फराज सन्स को 4000 का चेक इशू किया, देखिए उसने फ़ौरन से जाके 20 को ही बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए। तो दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन आ गई, कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आना भी नहीं चाहिए। आपने इशू किया, उसने विड्रॉ कर लिया, दोनों जगहों पे इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट देखिएगा, 22 जनवरी को आपने जी सन्स को 1000 रुपये का चेक इशू किया। क्या ये आपको बैंक स्टेटमेंट के डेबिट पर नज़र आ रहा है? आ रहा है नज़र? तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो डिफरेंस तो आना चाहिए। अब इस डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अब इसको रिकनसाइल भी करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो कैश बुक में है, बैंक में नहीं है, मैंने इसको ब्लू से हाईलाइट किया। अब इसको कहाँ पे लिखना चाहिए? बैंक में लिखा जाना चाहिए था। अब बैंक स्टेटमेंट तो नहीं हम चेंज कर सकते, तो बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम इसको कहाँ पे शो करेंगे? हम इसको BRS में स्टेट कर देंगे कि ये बैंक का डिफरेंस था, तो हमने इसको आर्जी तौर पे BRS में शो कर दिया, स्टेट कर दिया। BRS इज अ स्टेटमेंट। तो जब अगर ये प्रेजेंट होता तो इसने क्या होना था? बैंक में डेबिट होना था या क्रेडिट होना था? डेबिट। ले जी, वेरी गुड, शाबाश। मैं इसको डेबिट में ही लिखता हूँ। नाम इसका क्या था? अनप्रेजेंटेड चेक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अमाउंट कितनी है जी? 1000। अगर आप साथ में लिखना चाहें जी सन्स तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्लैरिफाई हो जाएगा कि यही वाला चेक है। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन, अभी तक हमने 2 इन्फॉर्मेशन ट्रेस आउट की जो कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो डिफरेंस आ रहा है। तो अब हमने आर्जी तौर पे उसको BRS में स्टेट कर दिया, बयान कर दिया कि ये 2 डिफरेंसेस हैं, एक अनकलेक्टेड चेक और एक अनप्रेजेंटेड का। नेक्स्ट देखिए जी, 26 जनवरी को आपने एक चेक इशू किया एम ब्रदर को। क्या उन्होंने बैंक में प्रेजेंट किया? कब किया प्रेजेंट? तो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। कितने अर्से में प्रेजेंट कर सकते हैं? यस, विद इन 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, तो ये अब अनप्रेजेंटेड तो नहीं रहा ना जी। तो दोनों जगहों पे ये इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई डिफरेंस नहीं है, तो हमें रिकन्सिलेशन आइटम कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 29 जनवरी को आपने एक और चेक इशू किया, आपकी कैश बुक की क्रेडिट साइड पर नज़र आ रहा है, एल ब्रदर 2000 रुपये का चेक इशू किया। क्या इन्होंने बैंक में प्रेजेंट किया? अगर किया होता तो बैंक के डेबिट साइड पर नज़र आ रहा होता। कब तक प्रेजेंट कर सकते हैं? विद इन 6 मंथ्स। ठीक है जी, ले जी बेटा जी, फिर वो कुछ ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको बताएगा। जब बताएगा तो हम उसके मुताबिक देखेंगे, अच्छा ये बैंक की मिस्टेक है या कैशियर की मिस्टेक है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएंगे आगे सवाल इंशाल्लाह। अभी चूंकि कोई ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो ये लीजिए 29 जनवरी को अगेन मैंने ब्लू कर दिया। ये भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कैश बुक में तो है और ठीक है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनप्रेजेंटेड चेक है, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। 6 महीने में कभी भी वो प्रेजेंट कर, जब ज़रूरत होगी प्रेजेंट कर लेंगे। बाय लॉ तो 6 महीने है, लेकिन मंथ एंड पे इस चेक का स्टेटस क्या हो गया? ये जो इशूड चेक है दिस इज़ अनप्रेजेंटेड, इसकी वजह से डिफरेंस आया, हमने आइडेंटिफाई किया, अब इसको स्टेट करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट तो अब हम चेंज कर नहीं सकते, तो बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे आर्जी तौर पे इसको कहाँ पे डेबिट कर देंगे? इसको BRS में डेबिट। ठीक है जी, मैं अगेन डेबिट लिख रहा हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक अब है किसका? एल ब्रदर। कितनी अमाउंट है जी? 2000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये 3 इन्फॉर्मेशंस ऐसी हमें मिली जो कैश बुक में थी लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी। देखिए मैंने ब्लू से तीनों को हाईलाइट किया हुआ। तो हमने इनको क्या किया, इन तीनों इन्फॉर्मेशंस को बैंक के बिहाफ पे BRS में एक्सप्लेन कर दिया। ये अब अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में हमें नज़र आ जाएंगे। जब नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट आएगी हम ये तीनों इन्फॉर्मेशन ट्रेस आउट करेंगे, क्या हाँ जी प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर तो हो गया तो गुड, नहीं तो दोबारा इसको हमने अनप्रेजेंटेड में लिख देना। पॉइंट समझे हैं जी? कब तक लिखते रहेंगे? 6 महीने तक लिखते रहेंगे। 6 महीने गुजर गए, अभी भी प्रेजेंट नहीं किया, अब ये चेक हो जाएगा टाइम बार्ड चेक। अब इसको अनप्रेजेंटेड से निकालें, कैश बुक से भी रिवर्स करें क्योंकि बैंक ने अब ये पेमेंट नहीं करनी।
पॉइंट क्लियर जी। तो जी हमने पहला फेज़ क्लियर किया। पहला फेज़ क्या है? ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, हमने उसको आर्जी तौर पे बीआरएस में स्टेट कर दिया, बयान कर दिया, अपने सीनियर्स ओनर्स को बता दिया कि ये तीन इन्फॉर्मेशंस का डिफरेंस है। क्लियर जी। जो बैंक ने करना था, डेबिट करना था, मैंने उसके बिहाफ पे डेबिट किया। उसने क्रेडिट करना था, मैंने उसके बिहाफ पे क्रेडिट किया। आप इसको वाइस वर्सा भी समझ सकते हो। वाइस वर्सा क्या है? पहले देखिए 6000 हमारी कैश बुक में डेबिट था, अब मैंने बीआरएस में उसको रिवर्स किया क्रेडिट करके। इस तरह से भी समझ सकते हैं। पहले कैश बुक में मेरे जी सन्स और एल्बर्ट क्रेडिट थे, अब मैंने बीआरएस में उसको रिवर्स कर दिया। जो डेबिट था उसको क्रेडिट किया, जो क्रेडिट था उसको रिवर्स किया, तो वो फैक्ट ख़त्म हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट आपस में नॉकऑफ हो जाएगा। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मेरी कैश बुक की, उसको मैंने रिवर्स कर दिया। कुछ टीचर्स इस तरह से बताते हैं, कुछ असातिज़ा कराम इस तरह से बताते हैं, जो कैश बुक में इन्फॉर्मेशन है वो आप बैंक के बिहाफ में, जो बैंक में होना चाहिए था, वो बीआरएस में कर दें। दोनों स्टांसेस समझ आ गए आपको? ओके जी। अब आते हैं हम बैंक स्टेटमेंट पे। अब बैंक स्टेटमेंट में हमारा टाइम कम लगेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ग्रीन है। अब दो इन्फॉर्मेशन हमें मिली। एक मिला बैंक चार्जेस, डेबिट हुआ 200 का, कैश बुक में तो ये है ही नहीं, तो कैश बुक में क्या होना चाहिए था? यस, बैंक चार्जेस है, क्रेडिट होना चाहिए था, अब कैश बुक में नहीं है। अब हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली जो बैंक स्टेटमेंट में है, ठीक है, लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो क्या करेंगे? अब हम उसको कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। यस, क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। नहीं जी, मैं इसको पर्पल से हाईलाइट कर रहा हूँ। पर्पल से ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो उसको अब हम कैश बुक में लिखेंगे। ये कब पता चला? ये जब बैंक स्टेटमेंट आई तो पता चला, अच्छा बैंक ने 200 रुपये हमारे चार्जेस काटे हुए हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र के चार्जेस हो सकते हैं, चेक बुक इशू करने के चार्जेस हो सकते हैं, एटीएम से विड्रॉ करने के चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं बैंक ने अपने पैसे काटे हैं, सर्विस चार्जेस, तो बैंक ने चार्जेस काटे हैं, तो कैश बुक में हमारा बैलेंस कम हुआ, बैंक का ही ज़्यादा हुआ। कैश बुक में इसको क्या करना चाहिए? हमें डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए, हमारा बैलेंस कम हो गया। और अगर रट्टा लगाना है तो बैंक ने डेबिट किया तो हमने क्या करना है? लेकिन रट्टा नहीं लगाना, हमारे बैंक का बैलेंस कम हुआ है, तो मैं एडजस्टेड कैश बुक में हम इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ बैंक चार्जेस के नाम से। बैंक चार्जेस, कितनी अमाउंट के बैंक ने चार्जेस काटे हैं हमारे जी? 200। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कैश बुक में नहीं लिखी हुई थी, हमने लिख दी, तो दोनों जगहों पे आ गई। बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी है, कैश बुक में भी आ गई, तो डिफरेंस आइडेंटिफाई भी हो गया, रिकनसाइल भी हो गया। क्लियर? लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए, 31 जनवरी को बैंक में डिविडेंड रिसीव हुआ है 100 रुपीज़ का, कैश बुक में नहीं नज़र आ रहा, तो अकाउंटेंट्स आपको पता ही नहीं है, डायरेक्टली बैंक में आ गई ट्रांजैक्शन। अब स्टेटमेंट सामने है तो ओहो अच्छा ये इसकी वजह से डिफरेंस है, तो अब इस डिफरेंस को क्या करना चाहिए? हमारे बैंक में क्रेडिट हुआ है, पैसा आया है, तो जब मैं कैश बुक का अकाउंटेंट बन के सोचूंगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ाना हो तो क्या करूँगा? इंक्रीज इन बैंक बैलेंस। यस, डेबिट। ऑपोजिट टू बैंक, बैंक ने क्रेडिट किया, आपका बैलेंस बढ़ाया, तो हम अपने बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जी ये भी बताता हूँ, गुड क्वेश्चन बेटा। व्हाट इज़ डिविडेंड इनकम? डिविडेंड इनकम क्या होती है जी, समझ लीजिए। अगर हमारे पास फालतू पैसा पड़ा है, और उसमें से हमें जी बेटा, जो प्रॉफिट मिल जाता है उसका डिविडेंड कहते हैं सर, कहीं जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एलेबोरेट भी कर देता हूँ आसान अल्फाज में, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया जहांगीर। डिविडेंड इनकम क्या होती है बेटा? अगर हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा है एज ए एंटिटी, फॉर एग्जांपल हम एडस्किल्स की बात करते हैं, अब एडस्किल्स के अकाउंटेंट ने सरप्लस पैसा पड़ा, क्या करें? या तो इसके ऊपर बिल्डिंग बना लें, या बैंक में रख के इंटरेस्ट ले लें, या क्या करें? कंपनीज के शेयर्स खरीद लें। हमने क्या किया? किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। एक कंपनी बड़े अरूज पे जा रही है, आजकल जितनी भी स्टील मिल्स हैं उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता जा रहा है, टेक्सटाइल का प्रॉफिट ज़्यादा होता जा रहा है, हमने सफ़ायर टेक्सटाइल के शेयर्स खरीद लिए फॉर एग्ज़ाम्पल। अब शेयर खरीदे हैं क्यों? दो रीज़न्स की वजह से। एक तो शेयर की वैल्यू बढ़े, हमने 100 रुपये का शेयर ख़रीदा, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि 100 रुपये का शेयर बढ़ के 150 का हो जाए, 200 का हो जाए, 300 का हो जाए। एक तो उसकी वैल्यू में अप्रिसिएशन, ठीक है, जैसे आप फीमेल गोल्ड ख़रीदती हैं, क्यों? ताकि उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाए। वेट तो उतना ही रहता है, शेयर्स तो मेरे पास उतने ही रहेंगे, 10 हैं, 20 हैं, 50 है, मैंने पहले ख़रीदा 100 का, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 150 का हो जाए, 200 का हो जाए। एक ये ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव
कंपनी के हम ओनर बन गए हैं, जितने शेयर्स खरीदे हैं उतने परसेंट के हम ओनर हैं। जब कंपनी का प्रॉफिट आता है तो कंपनी उस प्रॉफिट को आपसे शेयर करती है एज ए ओनर। तो वो जो कंपनी ने अपना प्रॉफिट आपसे शेयर किया उसको कहते हैं डिविडेंड। तो ये हमारी इनकम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम आई है, ठीक है जी। तो ये डिविडेंड इनकम आ गई, हमारे बैलेंस में इजाफा हो गया। अब कैश बुक में इसको क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। पहले नहीं हुआ हुआ, अब उसको डेबिट कर दें, इजाफा कर दें। क्या लिखेंगे जी? डिविडेंड इनकम। कितनी अमाउंट की डिविडेंड इनकम मिली आपको जी? 800। लीजिए, अब हमने पूरी कैश बुक और पूरी बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया, जो हमें डिफरेंसेस पता चले हमने उनको रिकंसाइल कर दिया। 3 डिफरेंस ऐसे पता चले, देखें जो ब्लू से हाईलाइटेड है कैश बुक के, वो कैश बुक में इंफॉर्मेशन थी, बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी। मैंने आर्जी तौर पे अपने ओनर्स को, सीनियर्स को बताने के लिए बीआरएस में उसको स्टेट कर दिया, बयान कर दिया जी ये डिफरेंस थे। फिर जब हम बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं तो 2 मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पल की हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो बैंक स्टेटमेंट में है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अकाउंटेंट साहब को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से नहीं मिल सकी, तो अब हमने उसको एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। जो तो 5 डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हुए, तो ये जो 5 डिफरेंसेस है इसको कहते हैं रिकंसाइलिंग आइटम्स। ये कंपैरिजन से ही पता चलेंगे। अब इसको क्लोज करते हैं जी। अब हमें अपने लेजर्स को क्लोज करना आता है जी। विच साइड इज ग्रेटर? डेबिट साइड इज ग्रेटर। इट्स 52,600। I will write 52,600 on both sides of the ledger। अब इसमें से 200 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एडजस्टेड बैलेंस। अब ठीक वाला कैश बुक का बैलेंस आया, विच इज़ क्या आएगा जी? 52,400। क्लियर? अब ये जो 54,200 है बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, इसको आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखना है। अब हमने अपनी कैश बुक ठीक कर ली है, हमारी कैश बुक का सही बैलेंस कितना है? 52,400। वो हमने यहाँ पे लिख देना 52,400। ठीक है जी। डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? सोच के बताइएगा। दिस इज़ द डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट था 52,600, उसमें से क्रेडिट 200 माइनस किया तो बचा किसका? डेबिट का ही बचा, तो डेबिट का 52,400 बचा, तो मैंने आगे लिख दिया डेबिट बैलेंस। ठीक है जी, इसके सामने मैं लिख रहा हूँ दिस इज डेबिट बैलेंस। ठीक है। अब डेबिट में डेबिट ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए? डेबिट डेबिट आपस में ऐड होते हैं, लेस होते हैं? ऐड होते हैं यार, डेबिट डेबिट में ऐड होते हैं। तो इसमें से इसमें 3,000 ऐड कर दें, डेबिट डेबिट में ऐड हो गया। डेबिट में से क्रेडिट ऑपोजिट है, तो इसने क्या होना है? माइनस। ये मैंने इसको माइनस कर दिया, ये ब्रैकेट का साइन ऐड किया, 6,000 माइनस करें, देखिए नीचे 49,400 आता है। करें कैलकुलेट, 52,400 में 3,000 ऐड करें, 6,000 माइनस करें, देखें 49,400 आ गया। दिस इज द रिकंसिलिएशन। ठीक है जी। अब ऑनर साहब को पता चल जाएगा कि मेरा जो कैश बुक का बैलेंस जो पहले कैशियर से आपने बताया था 52,500, वो नहीं था। सही बैलेंस क्या है? जब बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर किया तो कैश बुक का सही बैलेंस क्या है? 52,400, ये मेरा सही बैलेंस है। और अब डिफरेंस क्या है इस सही कैश बुक के बैलेंस का? इसमें से 3 इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो अभी तक बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, तो उसका जब इफेक्ट इसमें लूँगा तो देखें बैंक का बैलेंस आ जाएगा। तो अब अकाउंटेंट साहब की जान से खून में आ जाएगी कि ठीक है जी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एलैबोरेट कर दिया, कोई गलती भी नहीं रह गई, कोई एरर भी नहीं रह गया, डिस्क्रिपेंसी भी नहीं रह गई, और टाइम एंड डिफरेंस की वजह से डिफरेंस है वो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर जी? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। अच्छा, अब ज़रा सोच के बताइए, आपका जो ये जो बैलेंसेस आए हैं, 2 बैलेंसेस आ गए, 3 बैलेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं। एक आ रहा है एडजस्टेड बैलेंस ओपनिंग 52,500, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस। एक कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस आ रहा है 52,400। एक आ रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 49,400। इन तीनों में से कौन सा ऐसा बैलेंस है जिसको हमने अपनी बैलेंस शीट में लिखना है?
ये आई के आपके पास पेपर में सवाल आ चुका है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में इन तीनों में से कौन सा बैलेंस लिखेंगे? जो लास्ट वाला सर ये बैंक स्टेटमेंट वाला। बैंक स्टेटमेंट वाला जंगीर कह रहे हैं 49,400, जंगीर के मुताबिक ये लिखेंगे। आपका नाम क्या जी? जैन कह रहे हैं 52,000। मेरा क्वेश्चन ये है, जब हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, करंट एसेट्स में हमने लिखना है कैश एट बैंक, बैंक में हमारा कितना पैसा पड़ा साल के आखिरी दिन, इन तीनों बैलेंसेस में से कौन सा बैलेंस लिखा जाए? जी हमने अपने 52,400। अच्छा जी, जैन ने अपना जवाब बदल लिया। जैन कहते हैं कि 52,400। हाँ जी, आप बताइए सर। 49,000 जंगीर के साथ गए हैं ये। जी बेटा 49,000 पे 3 टिक आ गए। बेटा ये जो 49,000 है ये तो बैंक का बैलेंस है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। आपको अगर याद हो जर्नल एंट्रीज, उसके बाद लेजर्स, लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में और ट्रायल बैलेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हम तो ये लेजर बनाते हैं ना। हमारे इस लेजर का बैलेंस ये ठीक नहीं था, अब हमने ठीक कर लिया, इस बैलेंस में जाना है ट्रायल में और इस ट्रायल से जाएगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो दिस इज़ द बैलेंस जिसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम तो वही कंसीडर करेंगे ना, उनको एज्यूम करके अनप्रेजेंटेड बैलेंस को ही अपना एज्यूम करेंगे, वही होगा उस हिसाब से। ना 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 ना, फिर तो डबल एंट्री आपकी सारी ख़राब हो जाएगी ना। ये भी हो सकता है ना, वो अगले महीने सारे जो बैंक देखिए बैंक स्टेटमेंट वो बैंक का डॉक्यूमेंट है, बैंक का लेजर है, वो बैंक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगा कि मैंने मिस्टर ए मिस्टर बी के इतने पैसे देने हैं 49,400, वो अपना एक्सप्लेन करेगा। हम अकाउंटेंट हैं, हमने देखना हमारा पहले शो हो रहा था 52,500, अब इसको ठीक किया तो इसी महीने की 2 ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी वो हमें बैंक स्टेटमेंट से पता चली। ये जो पर्पल है बैंक चार्जेस डिविडेंड, उन ट्रांजैक्शंस को हमने अपनी कैश बुक में अपडेट किया तो हमारा सही बैलेंस आ गया 52,400। अब सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गई हैं, बैलेंस भी ठीक हो गया, तो मेरी बैलेंस शीट में ये वाला बैलेंस आना चाहिए। ये हो गया कि तीनों जो चेक से उनके प्रेजेंट हो गए वो तो अगली दफ़ा आएंगे, वो हमारा काम ही नहीं है, वो तो बैंक स्टेटमेंट का काम है ना जी। हमने तो अपने लेजर्स के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में कैरी करना होता है, ट्रायल बैलेंस हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेके जाना होता है। तो हमारा जो पहला बैलेंस था ये देखिए कैश बुक का, ये ठीक नहीं था, इसलिए तो इसको मैंने अनएडजस्टेड बैलेंस लिखा। अब ये ठीक हो गया, एडजस्टेड बैलेंस है, तो इसको हम अपने पास आगे कैरी करेंगे। तो हमारी जो काउंटिंग का साइकिल है वो तो यही है, जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें कहीं पे बैंक स्टेटमेंट आई है कभी? बैंक स्टेटमेंट थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें। ये जो बेटा सारा पढ़ा आपने, इससे रिलेटेड आपके पास जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, सारी बातें तो याद नहीं रहती, हैंस ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। इसको हम टाइप 1 क्वेश्चंस कहते हैं। ज़रा इन लाइंस को पढ़िए, ये आपकी अभी तक की जो लर्निंग है इस क्वेश्चन की उसको समराइज़ किया हुआ है। देखिए आपको समझ आता है, जो पॉइंट नहीं समझ आएगा मैं उसको एलैबोरेट कर दूंगा आपके लिए। पहली 2 लाइनें समझ आ गई? पहली 2 लाइनों में कहता है क्वेश्चन इन विच सेम मंथ्स कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट आर गिवन। देखिए हमें इस सवाल में सेम महीने की, जनवरी के महीने की कैश बुक और जनवरी के महीने की बैंक स्टेटमेंट गिवन है, ये लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या कहता है बेटा, एक एक लफ्ज़ इंपॉर्टेंट होता है किताब का, उसको समझना ज़रूरी, सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करना, उसको समझना है। आर गिवन वेयर ओपनिंग बैलेंसेस आर नील और इक्वल। नील हमारे केस में नील थे ही नहीं ओपनिंग बैलेंसेस, और यहाँ तो होंगे तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे उसमें इक्वल है, बट क्लोजिंग बैलेंसेस आर डिफरेंट। तो हमारे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस नील थे और क्लोजिंग बैलेंसेस क्या थे, डिफरेंट। तो जब हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस तरह का सवाल मिलेगा, तो हमने इस तरह से सॉल्व करना है। जो मैंने सॉल्व किया वो नीचे लिखा हुआ। पहला पॉइंट क्या लिखा है, हमें रिवाइज कैश बुक बनाने की ज़रूरत है और BRS बनाने की ज़रूरत है। पहले बुलेट में ये लिखा है, दूसरे बुलेट में क्या लिखा है, जो सेम
ट्रांजैक्शन हो गई। यस, जिनको हमने ग्रीन में किया, दोनों जगहों में सेम इन्फॉर्मेशन है, क्रॉस चेक किया, उसको हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसकी वजह से तो डिफरेंस नहीं है। बिकॉज सच ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड इन बोथ स्टेटमेंट करेक्टली एंड नो डिफरेंस अराइज टू रिकनसाइल, कोई डिफरेंस ही नहीं है रिकनसाइल करने के लिए। थर्ड बुलेट देखिएगा, हाँ जी, अब देखिए थर्ड बुलेट में कहता है अब आप फाइंड आउट करें ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक स्टेटमेंट में है, यानी कैश बुक में है तो बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, या बैंक स्टेटमेंट में है तो कैश बुक में नहीं है। तो जो कैश बुक में थी बैंक स्टेटमेंट में नहीं थी, मैंने उसको ब्लू हाईलाइट किया। जो बैंक स्टेटमेंट में थी कैश बुक में नहीं थी, मैंने पर्पल हाईलाइट किया है, ठीक है। फिर आगे फोर्थ बुलेट में क्या कहता है, सो जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में थी उसको अब आप कहाँ पर रिकॉर्ड करें, कैश बुक में। ऑन दी अदर हैंड जो कि कैश बुक में ठीक इन्फॉर्मेशन थी उसको अब कहाँ पे रिकॉर्ड करना आपने, BRS में, ताकि आप सही बैलेंस तक पहुँच सके। ठीक है जी, यही काम किया हमने। अच्छा जी, अब मैंने इसको एक और तरह से भी लिखने की कोशिश की है। ताकि जब घर जाके आप लेक्चर रिवाइज करें, जो बातें मेरी मुंह से बोली हुई हैं अगर वो 100% रिटेन ना हो तो आप आसानी से यहाँ से इसको रिवाइज कर सकें। इस टेबल को लेट मी कंप्लीट। नहीं बेटा, इस टेबल को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, गिवन इन्फॉर्मेशन पहला कॉलम और दूसरा राइट कॉलम क्या है, ट्रीटमेंट। अब उस गिवन इन्फॉर्मेशन का करना क्या है, सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक आपको गिवन होगा। जैसे हमें गिवन था 52,000 समथिंग, इट विल बी रिटन एज एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक। देखिए हमने यही किया ना बेटा, हमें जो बैलेंस गिवन था 52,500 हमने उसको ओपनिंग बैलेंस या अनएडजस्टेड बैलेंस के तौर पे एडजस्टेड कैश बुक में लिख दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखिए प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट अब आपको गिवन होगा, ये किसी किताब में नहीं मिला, ये मैंने खुद ही अपने तरीके से इसको बनाया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट गिवन होगा, इसको क्या करना आपने, इट विल बी रिटन इन द बॉटम ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मैंने तो एक दफ़ा बोला, हो सकता है आपको ना याद रहे, घर जाके परेशान रहेंगे कहाँ से आ गया, तब आपको डॉक्यूमेंट हेल्प आउट करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। हमने वही क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक स्टेटमेंट का था 49,400, उसको कहाँ पे लिखा, BRS के बॉटम में लिख दिया उसको, ये लिखी हुई है बात वहाँ पे। इसको हम अपने ज़ुबान में कहते हैं स्पून फीडिंग। अब आपकी स्पून फीडिंग की जा रही है। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। नीचे मैंने दो प्रेजेंट भी कर दी, अनप्रेजेंटेड अनकलेक्टेड। इसको क्या करना है, दिस ट्रांजैक्शन नीड टू बी ट्रीटेड इन BRS को BRS में लिखने की ज़रूरत है, बाय रिवर्सिंग एज टाइमिंग डिफरेंस। यहाँ तो उसको रिवर्स कर दें, यानी वहाँ पे डेबिट थी कैश बुक में तो यहाँ पे क्रेडिट कर दें, कैश बुक में क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट, रिवर्स कर दें उसको। विल बी लिमिटेड व्हेन सेड ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट, यानी आप ये सोच के भी लिख सकते हैं कि मैं बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी, हमने यही किया। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हमने ब्लू कलर से हाईलाइट की हुई है, जो कि कैश बुक में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है, तो हमने BRS में ये तीनों इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर दी एज ए अनप्रेजेंटेड एंड अनकलेक्टेड चेक्स। और लास्ट पॉइंट हमने क्या किया बेटा, हमने किया ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट। जैसे आपका डिविडेंड आया, आपके बैंक चार्जेस आए, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो कैश बुक में नहीं थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन को ट्रेस आउट किया। दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन एडजस्टेड कैश बुक एज इन्फॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल प्रीवियसली, क्योंकि पहले पता ही नहीं था, अब पता चल गया तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। डिविडेंड को डेबिट किया, बैंक चार्जेस को क्रेडिट किया। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हमने अपने BRS में ब्लू कलर से पर्पल कलर से हाईलाइट किया। क्लियर जी। नेक्स्ट देखिएगा, अब दो चीज़ें ऐसी थी जो हमारे सवाल में नहीं थी, एरर्स इन कैश बुक। अगर कोई कैश बुक एरर पता चलेगा जो कि सवाल में नहीं था, उसको कहाँ ठीक करना है, कैश बुक में 200 लिखा हुआ था, लिखना 2000 था, 1800 कम लिखा तो 1800 और लिख दो। 5000 लिख दिया, लिखना 50,000 था, 45,000 कम लिख दिया तो 45,000 और लिख दो। तो अगर कैश बुक में गलती की है, कैश इशू किया, लिख दिया बैंक के कॉलम में गलती से, तो आप उसको वहाँ से एलिमिनेट करें। क्रेडिट गलती से किया, आप डेबिट करेंगे, ख़त्म। तो कैश बुक के एरर्स ने कहाँ ठीक होना है,
कैश बुक में, इसकी आज हमारे सवाल में प्रैक्टिस नहीं थी। और अगर बैंक एरर हो जाए तो उसने कहाँ ठीक होना है, BRS में। ये 2 पॉइंट्स जो है ये हमारे सवाल में एक्सरसाइज नहीं हो सके। एक क्वेश्चन आप एज ए होमवर्क असाइनमेंट ले लें, होमवर्क असाइनमेंट। अजहर इसका काइंडली मुझे याद कराइएगा, मैं आपसे ना सॉल्यूशन बाय इवनिंग शेयर कर लूँगा, ठीक है जी। और ये नोट्स मैं फ़ोटोकॉपी के पास रखवा देता हूँ जस्ट आफ्टर क्लास, और आप बाकी क्लास से काइंडली इसका ना वो PDF बना के शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। सना ने नोट्स के बारे में पूछा था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क। अगेन आपको देखिए बेटा, कैश बुक गिवन, बैंक स्टेटमेंट गिवन। हमारे सवाल में और इसमें क्या डिफरेंस है, हमारे सवाल में ओपनिंग बैलेंस नहीं था, इस क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 3419, और बैंक स्टेटमेंट का भी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 3419, इक्वल है। कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, दोनों जगहों पर सेम इन्फॉर्मेशन है। हाँ, अगले कुछ सवालों में जाके जब इक्वल नहीं होगी तब जाके देखेंगे, ठीक है जी। एक आपका बेटा ये होमवर्क है, एक आपने और होमवर्क करना है। कुछ टर्म्स हैं टू सेव अ टाइम, क्योंकि हमने एग्ज़ाम नहीं देना, नहीं तो मैं इन टर्म्स को बड़ा अच्छे तरीके से एलेबोरेट करता, एक्सप्लेन करता। चूँकि एग्ज़ाम नहीं देना तो आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए इसको सीख रहे हैं, तो ये मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, आप इसको पढ़ के आइएगा। जो सवाल हो वो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको एलेबोरेट कर दूँगा। ये आपके बेटा रीडिंग का होमवर्क है। एनी क्वेश्चन? ओके जी, थैंक यू। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।